आज से नोड जेएस पढ़ाएंगे ना आप? नोड पढ़ाएंगे ना? नोड जेएस मतलब स्टार्ट है। मैंने प्रॉपर प्रॉपर बैकएंड वाला क्लास होगा ना, मतलब जो आप हाँ, पूरा पढ़ाने वाले बैकएंड ही थे होगा, बैकएंड। पूरा बैकएंड ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सर नोड जेएस फ्रेमवर्क होता है क्या? ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ये कोई फ्रेमवर्क, ना कोई लैंग्वेज, ना कोई लाइब्रेरी है। किसके लिए सर? अ, अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन अभी करूंगा। एक मिनट आप रुक जाइए। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर, विजिबल है। है। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। हम्म नोट जेएस की स्टार्टिंग करते हैं। ये प्रॉपर बैकएंड है। आई होप इससे पहले आप लोग को मैंने बताया हुआ था कि गिट बैश को आप लोग डाउनलोड कर लो। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा। कर लिया था ना गिट बैश को डाउनलोड आप लोगों ने? टर्मिनल की टाइम ही मैंने बता दिया था कि गिट बैश आप लोग इसको जरूर से डाउनलोड कर लो अपने में। कितने लोगों ने किया था इंस्टॉल इसको? किसी ने किया है गिट बैश को? संजीत जी, आपने किया हुआ है? सर नहीं किया है, पर हाँ, मैंने इसको नहीं कर किया है सर, लीजिएगा। अगर पहले। आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। जी जी जी। डाउनलोड करने का प्रोसेस तो सभी को पता ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। स्टार्ट करते हैं अपने नोट जेएस को। हम्म तो नोट जेएस बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बैकएंड के लिए इसका क्या मतलब है, क्या मतलब क्या यूज है बैकएंड में इसका। तो और भी कई लैंग्वेजेस है। नोट जेएस आया तो हमें क्या इसका बेनिफिट मिला, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कवर करते हैं। कुछ थ्योरी पोर्शन भी है आज जिसमें, और क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। और विथ हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि नोट के फाइल्स को हम लोग कैसे रन कर सकते हैं। अभी जैसे आज का जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि नोट होता क्या है, उसका भी जवाब इसी में है कि ये कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है, ना ये लाइब्रेरी है, और ना ही ये कोई पैकेज है। बट ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नोट जेएस से। बेसिक थ्योरी पहले हम देखते हैं, फिर उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो Node.js is a runtime environment that allow you to run JavaScript code outside the web browser. You know, अभी तक पहले के समय में ऐसा होता था, 2009 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2009 तक भी इंक्लूड कर सकते हैं, कि जो जावास्क्रिप्ट होता था ना, वो केवल वो ब्राउजर में केवल रन हो सकता था। ठीक है। जो आप लोग ब्राउजर यूज करते हो, केवल वहीं पे जावास्क्रिप्ट हमारा रन हो पा रहा था। ठीक है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर पा रहे थे, केवल वो ब्राउजर ही उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। बट नोट जेएस ने एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जिससे क्या होता है कि हम अपने जावास्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर के अलावा बाहर, उसके बाहर भी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। नोट जेएस की ही हेल्प से हम लोग अपने बैकएंड में अब जावास्क्रिप्ट भी लिख सकें। मतलब बैकएंड जो करेंगे वो जावास्क्रिप्ट से ही करेंगे, नोट जेएस की ही हेल्प से। ठीक है। तो बेसिकली यही चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि नोट जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट। ये आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड को वेब ब्राउजर के बाहर भी आप रन कर सकते हो। पहले ऐसे नहीं होता था। ये चीज पॉसिबल हो पाई नोट जेएस के आने के बाद। ठीक है। तो इट इज बिल्ट ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे ये बना हुआ है। ठीक है। विच इज द सेम इंजन दैट पावर्स गूगल क्रोम। ठीक है। V8 is an open source JavaScript engine developed by the Google. इसको Google ने डेवलप किया था। ये एक ओपन सोर्स JavaScript इंजन है। It is the engine that powers Google Chrome and many other application that uses JavaScript, including Node.js. तो बेसिकली Node.js एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए इसका हम यूज करते हैं। बेसिकली अभी जो हम प्रोग्रामिंग आप बैकएंड में करेंगे वो बेसिकली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग ही होगी। ठीक है। अभी आप लोग फ्रंट एंड जो आप लोग पढ़ के आए हो वो क्लाइंट साइड का जो भी हम लोग ने काम किया है, जिसको क्लाइंट देखेगा। अब हम लोग सर्वर साइड की तरफ कोड करने वाले हैं। तो बेसिकली नोड जेएस का यूज हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में करेंगे। आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो कि नोड जेएस कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज थी, नोड जेएस कोई लाइब्रेरी भी नहीं है। जैसे एक्सियोस अभी हमने पढ़ा, वो एक लाइब्रेरी थी।
फ्रेमवर्क भी नहीं है नोड जेएस। जैसे रिएक्ट आपने पढ़ा फ्रंट एंड के लिए, वो एक कोई एक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे ये फ्रेमवर्क भी नहीं है। जस्ट नोड जेएस की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट अपने बैकएंड में यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज बस आप समझो, ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में हम नोड जेएस का यूज करेंगे। नोड जेएस की ही हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को अपने वेब ब्राउजर के बाहर, इट्स मीन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में भी हम इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये थ्योरी है, अभी जस्ट मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता क्या है नोड जेएस और क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने नोड जेएस ही क्यों चॉइस किया बैकएंड के लिए। और कोई अगर सपोज हमें मेरे पास नोड जेएस नहीं होता तो पता हमें क्या करना होता, तो हमें बैकएंड के लिए कोई अदर लैंग्वेज हमें पढ़नी होती। जैसे सपोज पाइथन अगर हम लोग पढ़ रहे होते, देन पाइथन पे हमें कोड करना होता बैकएंड के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। बट नोड जेएस ने हमें वो फीचर प्रोवाइड कर दिया कि हमें किसी और लैंग्वेज की यूज नहीं, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट अगर हमने पढ़ी हुई है तो नोड जेएस जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज करता है। आप सिंपली जावास्क्रिप्ट की मदद से भी आप वो सारे काम कर सकते हो, अभी हम करेंगे भी। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। बट आप अगर पूछोगे कि क्या डॉम एलिमेंट्स जो अभी ने हमने पढ़ा है, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, क्या वो भी यहाँ पे काम करेगा? जी नहीं। डॉम स्पेशली ब्राउजर्स के लिए बनाया गया है। डॉम के साथ HTML एलिमेंट्स भी होती है। ये नोड जेएस प्योर जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जितने भी डॉम फीचर्स आपने पढ़े हुए हैं वो नोड के अंदर रन नहीं होंगे, बट वो पार्ट रन होगा जो प्योर जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा। डॉम एलिमेंट बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, वो बेसिकली वेब ब्राउजर्स के लिए ही क्रिएट किया गया है, तो वो उसी के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। की फीचर्स की कुछ बात कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर विद नोड.js यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू राइट द सर्वर साइड कोड। आप नोड.js की हेल्प से JavaScript, you can use JavaScript to write the server side code, which means you can build the backend part of your application using the same language you use for the front end. आप उसी लैंग्वेज का यूज करोगे जो आपने फ्रंट एंड के लिए यूज किया है। जो जावास्क्रिप्ट आपने फ्रंट एंड के लिए यूज किया, आप सेम लैंग्वेज हम लोग बैक एंड के लिए भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, with Node.js you can use the JavaScript to write the server side code, which means you can build the backend part of your web application using the same language you can use for the front end. Okay, next चीज है नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। जावास्क्रिप्ट यूज इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल विच मेक्स इट लाइट वेट एंड इफिशियंट। इसको बनाता है, मतलब कम स्टोरेज लेगा, लाइट वेट होता है, बहुत इफिशियंट होगा। दिस मीन इट कैन हैंडल मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम विदाउट वेटिंग फॉर वन टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग अनदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड मीन्स हमने अभी बात किया था, जिससे जावास्क्रिप्ट जब हम लोग ने पढ़ा उसमें हमने बात किया कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इट्स मीन ये वन टाइम में वन लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। बट सिंगल थ्रेडेड होने के अलावा वो असिंक्रोनस नेचर भी हमने उसका देखा। उसके असिंक्रोनस नेचर की वजह से कई प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे कॉल बैक हेलिक्स सिचुएशन हमने देखा। उससे बचने के लिए हमने प्रॉमिस अवेट असिंक का यूज करके उसको हम उस प्रॉब्लम से हमने रिजॉल्व होते हुए देखा। तो उसी तरीके से ये इसकी बात करें तो ये एक सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप है। Despite being single-threaded, Node.js can handle many connections simultaneously thanks to its event loop mechanism, which manages the asynchronous operation को मैनेज करता है। ये चीज सारी हम देख रहे होंगे आने वाले समय पे। इसके कॉमन यूजेस की बात करें कि Node.js क्या इसी के साथ में यूज होता है, और भी कई इसके यूजेस है, जिससे वेब सर्वर्स में यूज होता है। Node.js can use to build the web server that handles HTTP requests. ये क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। This is one of its most popular uses, allowing you to create the dynamic website and web applications. दूसरी बात करें कि APIs क्रिएट करने पे यू कैन यूज द Node.js टू क्रिएट द रेस्टफुल APIs विच वी कवर ऑन कमिंग पार्ट्स। हम लोग पूरा का पूरा एक रेस्टफुल APIs को क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे मैंने बताया था ना, जो भी अभी हमने HTTP वर्ब्स पढ़ा था, जो पोस्ट रिक्वेस्ट था, गेट रिक्वेस्ट था, क्रिएट था, डिलीट था, पुट था, पैच था, ये सब रेस्टफुल APIs हैं। ठीक है, so you can use the Node.js to create the RESTful APIs which are interfaces for the web services that allow the different software system to communicate with each other. ठीक है, दूसरी अगर नेक्स्ट बात करें तो ये रियल टाइम एप्लीकेशंस है।
it's particularly well suited for the real time applications like the chat applications भी आप बना सकते हो. बेसिकली आप लोग ने सुना होगा कि हम लोग को अगर रियल टाइम कोई चैटिंग करनी होती है तो हमें एक सॉकेट, आपने सुना होगा सॉकेट डॉट आईओ के बारे में, आपने डेफिनेटली सुना होगा. उसी के हेल्प से आप लोग का जो जूम एप्लीकेशन जो बनता है उसी के हेल्प से आप बना सकते हो. आप चाहो तो कोई चैटिंग एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, आप रियल टाइम चैटिंग कर रहे हो तो उसमें भी ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो. ऑनलाइन गेमिंग में यूज कर सकते हो, वेयर डेटा नीड्स टू प्रोसेस क्विकली एंड इफिशिएंटली, जहाँ पे बहुत तेज डेटा रियल टाइम में, मतलब आपने यहाँ मैसेज किया दूसरे के पास वो चीज रिसीव हो जानी चाहिए, तो उन सब चीजों में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. माइक्रो सर्विसेज की बात करें, नोड जेएस इज ऑल्सो नीड टू बिल्ड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर वेयर अ लार्ज एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल सर्विसेज. ठीक है. अब ये जो चीजें थी वो मैंने बेसिकली बता दिया कि आपको थोड़ा बहुत कि नोड जेएस हम लोग क्या है. अगर मैं आपको इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूज करते हैं. ठीक है. नोड जेएस बेसिकली यूज्ड फॉर द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. और अगर आपको कोई पूछे कि नोड जेएस क्या एक लाइब्रेरी है, क्या एक लैंग्वेज है या एक फ्रेमवर्क है, तो नोड जेएस न ही कोई लाइब्रेरी है, न ही कोई लैंग्वेज है और न ही कोई फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क का मतलब कि आपने जैसे रिएक्ट पढ़ा, अभी आप बैकएंड में पढ़ने वाले एक्सप्रेस जेएस, वो एक फ्रेमवर्क है. ठीक है. लाइब्रेरी की बात कर सकते हो तो आप एक्सियोस की बात, अभी आपने जो एक्सियोस पढ़ा है वो एक लाइब्रेरी थी. ठीक है. जिससे आप एपीआई को फेच कर रहे थे. ठीक है. लैंग्वेज की बात करें तो जावा एक लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, सी एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है. बट नोड जेएस के केस में न ये लैंग्वेज है, न ये कोई फ्रेमवर्क है और न ही ये कोई लाइब्रेरी है. ये बेसिकली हमें एक मतलब एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस वी कैन रन द जावा स्क्रिप्ट इनसाइड, नहीं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. ओके. सिंपली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में को यूज करने के, जावास्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हम लोग नोड जेएस का यूज करते हैं. ठीक है. ये बेसिकली V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे बेस्ड बना हुआ है जो कि क्रोम को पावर प्रोवाइड करता है. ये इसको V8 अगर बात करें तो ये गूगल के थ्रू डेवलप किया गया था. ठीक है. और इसकी ठीक है, बस यही सारी चीजें हैं. इट इज यूज फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. नोड जेएस कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कुछ नहीं है. ठीक है. और जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, मतलब कि नोड जेएस की मदद से ही हम लोग जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में यूज कर पाएंगे. ठीक है. और इसका मतलब ये है कि आप जो फ्रंट एंड में जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे वही सेम लैंग्वेज आप बैक एंड के लिए यूज कर रहे होगे. ठीक है. और जितनी भी चीजें थी ये जहां जहां यूज हुआ है बेसिकली बस वही चीज मैंने बताया हुआ है. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज की. अच्छा, नोड जेएस को यूज करने से पहले वी हैव टू डाउनलोड द नोड जेएस इन आवर सिस्टम. तो कितने लोगों के पास नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है? किसी के पास है इंस्टॉल नोड जेएस? संजीत, रोहित, आप लोगों के पास है. बाकी लोगों के पास दीपक कुमार, याचिका और नई रुचि है. सबके पास है नोड जेएस? चलो ठीक है, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको मैं डाउनलोडिंग प्रोसेस एक बार बताना चाहता हूँ. ठीक है. आप देख लो एक बार नोड जेएस को डाउनलोड कैसे करते हैं. सिंपली आप नोड जेएस डाउनलोड यहाँ पे लिख दोगे, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है http://nodejs.org. ठीक है. आप इस पे क्लिक करोगे सिंपली, और आप इसके प्री बिल्ट इंस्टॉलर पे आप जाओ, आपको ये डाउनलोड नोड जेएस V20 वर्जन यहाँ दिख रहा होगा, आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करो. ठीक है. और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये चीज डाउनलोड हुआ है. ठीक है. आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे सिंपली प्लीज वेट व्हाइल द सेटअप विजार्ड प्रिपेयर्ड. हाँ, ये हो गया. ठीक है. तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो भी लाइसेंस है उसको एग्रीमेंट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है. ये आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपका नोड जेएस इंस्टॉल होगा, यानी सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल होगा. ठीक है. आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. ये सारी चीजें जो इसके अंदर npm इनबिल्ट रहेगा. ठीक है. फिर हमें इसको नोड जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो अभी हम npm पैकेजेस के बारे में सीख रहे होंगे, npm को भी, तो ये npm इनबिल्ट रहेगा इसी के अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको चॉकलेटी भी डाउनलोड करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट करना। इसके बाद सारा प्रोसेस वही रहता है, आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा अभी के लिए, ठीक है। और जैसे ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, आपको एक और काम करना है, इसका एनवायरनमेंट सेटअप करना है, ठीक है। आई होप आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करना आता ही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका जहाँ पे ये प्रोग्राम फाइल दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रोग्राम फाइल के अंदर आपका नोट जेएस का एक फोल्डर होगा। ये नोट जेएस के फोल्डर पे आपको जाना है और आपको ये वाला लोकेशन नोट मॉड्यूल्स लिख के आएगा, बाकी सब कुछ होंगे, आपको ये वाला लोकेशन यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। देन आपको इसको कैंसिल कर दो और आप आ जाओ इन्वायरमेंट सिस्टम वेरिएबल पे। आपको इसको जाके हाँ हाँ, ये चीज पे आपको जाके सिस्टम प्रॉपर्टीज में आके इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करना है और आके आपको सिस्टम वेरिएबल के अंदर आपको पाथ दिखेगा जो कि ये है। आपको इस पे सिंपली क्लिक करो और यहाँ पे पाथ आ जाएगा। आपको न्यू पाथ यहाँ पे बेसिकली ला के ऐड करना है, जैसे ये मेरा ऐड है यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल नोट जेएस, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ऐड है, आपको यही चीज ऐड करना है, ठीक है। तो एक बार ऐड हो जाएगा तो चेक करने के लिए या तो आप अपने वीएस कोड या तो अपने गिट बैश पे किसी पे भी जाओ। मैं सपोज यहाँ पे गिट बैश पे जाता हूँ और यहाँ पे सपोज नोड मैं लिखूंगा नोट हाइफन वी। ये बेसिकली अगर आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इस पे आप जैसे एंटर करोगे। हेलो सर, स्क्रीन आपकी विजिबल नहीं है, लाइक एक वो मिनट, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है। हाँ रुचि, नो सर, विजिबल है लेकिन क्लियर नहीं आ रही। ओके, वो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ना, इस वजह से आपकी शायद हो रहा स्क्रीन हो। पे क्लियर नहीं आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट। रुचि कुछ कहना है? रुचि कुछ कहना है? हैंड रेज, ठीक है, एक मिनट। अब बताइएगा आप। इसको हटाता हूँ। अब आपको विजिबल है? ध्यान से देखो, विजिबल है? यस सर, विजिबल है पर ठीक है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है हाँ, यहाँ पे अभी भी। अभी क्लियर है सर। क्लियर था, एक मिनट। आप किसी पे भी कर लो, चाहे गिट बैश पे कर लो, चाहे वीएस कोड, जिस पे भी आप सीएमडी ओपन कर लो, जिस पे भी आपको लिखना है। ये एक स्क्रीन आपको यहाँ पे विजिबल होगा। मैंने गिट बैश ओपन किया हुआ है और समवन वांट्स टू जॉइन द मीटिंग। एक मिनट, ठीक है। रुचि सिंह, कुछ आपको कहना है? आप हैंड रेज किए हुए हो। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे आपको सिंपली नोट लिखा हुआ है, नोड आपको लिखना है और हाइफन वी, ठीक है। अगर आपने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया है तो आप जैसे इसको लिख के एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका वर्जन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। आपका वर्जन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपका नोड इंस्टॉल्ड हो गया है, उसका इन्वायरमेंट सेटअप हो गया है, ठीक है। तो ये आपको एक बार करके चेक कर लेना है, ठीक है। इतना काम आपको करके देन हम लोग आगे चलते हैं और आगे सारी चीजें अब देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आप लोग ने डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट जब पढ़ा होगा, बेसिक तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, डॉम से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उसके अंदर आप लोग ने रिपेल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, रीड इवेलुएट प्रिंट लो। कितने लोगों ने पढ़ा था? कोई मुझे बताएगा जावास्क्रिप्ट में रिपेल का क्या मीन्स होता है? REPL, रीड इवेलुएट प्रिंट लो। नाम लेना पड़ेगा मुझे? सर, मुझे तो आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया? आपको पढ़ाया गया था रिपेल जावास्क्रिप्ट में? जब इंट्रोडक्शन नहीं होता है सर। उसी दौरान पे आपको कंसोल सर की जब, किसी ने नहीं पढ़ा। अरे सर सर सर, हाँ ये रिपेल नहीं, मतलब यह हम हेलो सर, नहीं क्या? पढ़ा, आया ही नहीं गया सर। अरे आप लोग ने रिपेल के बारे में, आप लोग कंसोल पे पहुंच गए, कंसोल के बारे में कुछ तो बताया होगा कि आप कंसोल पे वर्क कर रहे हो। तो रिपेल का मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? रिपेल नहीं बताया गया। अरे नहीं सर, नहीं पता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताई नहीं गई।
चलिए ठीक है, हम अभी यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी बता दूंगा आने वाले समय पे। बेसिकली सिमिलर सा चीज होता है, जैसे आप लोग रिपेल, बेसिकली इसका अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसका मतलब आर स्टैंड फॉर रीड, ई स्टैंड फॉर इवेलुएट, पी स्टैंड फॉर प्रिंट एंड एल स्टैंड फॉर लूप होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो रीड इवेलुएट प्रिंट लूप होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यही सेम चीज होती है, बट वहां पे आप जब रीड इवेलुएट प्रिंट लूप की बात करते हो तो जावास्क्रिप्ट जो आपका रन हो रहा होता है ना, वो कंसोल पे हो रहा होता है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि आपका जो भी आउटपुट आ रहा था वो कंसोल पे जा रहा था, ब्राउजर के कंसोल पे। आप ब्राउजर ओपन हो रहा था, उसके कंसोल पे जाके ब्राउजर के अंदर ही जावास्क्रिप्ट रन हो रहा था, आप कंसोल पे जाते थे, आपको आपका आउटपुट दिख रहा होता है। तो वो कुछ ऐसे ही सिचुएशन होती है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप की। आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, आप उस पर अपनी क्वेरी जो भी आप चीजें लिखते हो, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है और उसका आउटपुट आपको आ रहा होता है। सिंपल लैंग्वेज में अभी के समय में आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। उसी सेम टाइप में आपका नोड के अंदर भी रिपेल होता है। अभी मैं रिपेल के अंदर एंटर करूंगा और आप नोटिस करोगे कुछ चीजें, ठीक है। तो नोड रिपेल की बात करें तो रीड इवेलुएट प्रिंट लूप is an interactive cell that allow you to write and execute JavaScript code in Node.js environment। ठीक है, ये रीड इवेलुएट प्रिंट लूप क्या करता है, आप सर स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड है, आपके पास जा नहीं रहा है क्या? नो सर। अरे अब गया, यू आर प्रेजेंटिंग No, टू sir. एवरीवेयर। अभी भी नहीं आया? इस पे लिख के तो आ रहा है मैसेज, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवेयर। सर विजिबल है, आई थिंक नेटवर्क इशू। बाकी लोगों को विजिबल था? यस सर वो सर तो विजिबल दे है। रहा है। पीडीएफ पढ़ा रहे थे ना, विजुअल हाँ है। हाँ हाँ, आप अपना इंटरनेट चेक कर लो एक बार, देखो फिर से आ रहा होगा ये। ठीक है, नोट रिपेल मतलब इज एन इंटरेक्टिव सेल। ये एक इंटरेक्टिव सेल होता है। इंटरेक्टिव का मतलब तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, दैट अलाउ यू टू राइट एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड इन नोड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसी की मदद से, आप रिपेल की ही मदद से, ठीक है, ये आपको अलाउ करेगा कि आप क्या कर सकते हो, नोड जेएस इन्वायरमेंट के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे ही आप इस रिपेल के अंदर एंटर करोगे, नोड का इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, नोड जेएस का इन्वायरमेंट के अंदर एंटर करोगे, यही रिपेल आपको क्या करेगा, ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपने जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, वन लाइन एट अ टाइम। एक लाइन को एक टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कंसोल आप लोग ओपन करते थे, तो जावास्क्रिप्ट का रिपेल जो होता था वो आपको इस तरीके से अलाउ करता था कि आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के कंसोल पे उसे लिख सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। और बट एक लाइन आप एक टाइम पे ही कर सकते हो। आप कंसोल ओपन करते थे, आप देखते थे कि आप एक टाइम पे एक ही चीज वहां पे कंसोल पे लिख रहे थे। हम app.js की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल कंसोल की बात कर रहा हूं। आप वन टाइम में वन क्यूरी लिखते थे, मतलब एक लाइन लिखते थे, एक लाइन एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, तो वही सेम काम आप नोड के अंदर पे भी करोगे। नोड रिपेल रीड इवेलुएट प्रिंट लूप आपको ये सुविधा प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने जावास्क्रिप्ट कोड को नोड जेएस एनवायरनमेंट के अंदर लिख सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट वन लाइन एट अ टाइम। इसके कुछ की फीचर की बात करते हैं और फिर हम रिपेल के अंदर एंटर करेंगे और ये आप देखोगे कि नोड के अंदर जैसे ही मैं नोड की दुनिया में जाता हूं, वहां पे बेसिकली टर्मिनल के हम जो बेसिक कमांड हमने कल लास्ट डेट में देखा, सॉरी जो भी लास्ट क्लास हुई थी उसमें देखा था, वो कुछ भी काम नहीं करेंगे जैसे ही मैं नोड के अंदर एंटर होता हूं। अभी आप ये चीज नोटिस करोगे, हम लोग नोड के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, की फीचर की कुछ बात कर लेते हैं कि ये आपको इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। यू कैन टाइप द JavaScript code which is immediately execute and see the result instantly। आप देखोगे कि जैसे ही आप JavaScript का कोड लिखोगे वो immediately एग्जीक्यूट होगा और उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर देगा रिपेल। इवैल्यूएशन की बात करें, इट कैन रीड इनपुट, ये आपके इनपुट को रीड कर सकता है, इवैल्यूएट द कोड, उसे इवैल्यूएट कर सकता है, प्रिंट द रिजल्ट, आपके रिजल्ट जो भी रिजल्ट आया उसे प्रिंट कर देगा, एंड देन वेट फॉर द मोर इनपुट, और फिर और इनपुट के बारे में वेट करेगा। बेसिकली इट इज अ रिपेल।
ठीक है। रिपेल का मतलब क्या है वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही आप नोड के अंदर एंटर करोगे तो व्हाट इज द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन। वो क्या करेगा, आपके इनपुट, आपसे इनपुट लेगा, इट रीड्स योर इनपुट, इवेल्युएट द कोड, आपने जो भी इनपुट दिया उसे इवेल्युएट करेगा, प्रिंट द रिजल्ट, वो रिजल्ट को प्रिंट करेगा एंड देन वेट फॉर द मोर इनपुट। ठीक है, और आपके और इनपुट का वेट करेगा। बेसिकली इट इज रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, लूप। ठीक है, ये अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप चिंता मत करो। एक्सेस टू द नोड जेएस मॉड्यूल। ठीक है, यू कैन रिक्वायर एंड यूज नोड जेएस मॉड्यूल डायरेक्टली विद इन द रिपेल। आप रिक्वायर कर सकते हो और यूज द नोड मॉड्यूल्स डायरेक्टली विद इन द रिपेल के अंदर। अभी ये सारी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाउ टू यूज इट, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, इस रिपेल को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, रिपेल के नोड के रिपेल को। तो ओपन योर टर्मिनल, आप अपने किसी भी टर्मिनल पे ओपन कर लो, चाहे गिटबैश कर लो, सीएमडी कर लो, या आप खुद वीएस कोड के टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। टाइप नोड टू स्टार्ट द रिपेल। आपको जस्ट एक वर्ड लिखना है, नोड। अभी आपने वर्जन उसका देखा था ना, नोड का वर्जन। अब आपको केवल नोड लिखना है, और आप जैसे ही नोड लिखोगे आप नोटिस करोगे कि आप नोड के दुनिया में एंटर हो जाओगे, और वहां पे आपका जो बेसिक कमांड है, जो भी हमने टर्मिनल कमांड्स लास्ट क्लास में देखा था, आप लोगों ने कवर किया होगा, तो वो सारे के सारे वहां पे काम करना बंद हो जाएंगे। एग्जीक्यूट कमांड्स, यानी टाइप जावास्क्रिप्ट कमांड एंड प्रेस एंटर। आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, जावास्क्रिप्ट जो भी कमांड्स हैं, आप जो भी जावास्क्रिप्ट कमांड आप लिखना चाहते हो, और उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कमांड। चलो हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो सारे के सारे मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। बताइए आप कहाँ पे करके आपको दिखाऊं, वीएस के अंदर दिखाऊं, रिपेल उसके अंदर दिखा दूं, गिटबैश के अंदर, या सीएमडी के अंदर। सीएमडी तो छोड़ दो, इन दोनों में से बता दो। बताइए किस पे करके दिखाऊं, किस पे आप कंफर्टेबल हो गए, बताइए जल्दी बताइए। वीएस कोड के अंदर, वीएस वीएस कोड के के अंदर। अंदर, ठीक है, मैं वीएस कोड के अंदर करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखना, पहले तो मैं आपको बेसिक कमांड जो कल लास्ट की डेट में हमने देखा था, आप वो चीज पहले यहाँ पे देख लो। ठीक है, जैसे ही मैंने कल जो टर्मिनल के बारे में हमने देखा था, जैसे कि मैंने बताया, अभी हम कहाँ पे हैं, हम लोग सी ड्राइव के अंदर नोड क्लास के अंदर अभी हम लोग प्रेजेंट हैं। जैसे मैं इस पे ये कमांड ls प्रिंट करता हूं, तो अभी आप देखोगे इसके अंदर कोई फाइल नहीं क्रिएटेड है, तो जिस वजह से मुझे ls करने पे कुछ नहीं आया। अब मैं कुछ इस पे फाइल्स पहले क्रिएट करता हूं। जैसे सपोज मैंने एक index.js क्रिएट कर दिया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे index.js आ गया। एक मैं कुछ और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज app.js, अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो app.js का यहाँ पे बन गया। सर हेलो, हाँ बताइए। सर, आप स्क्रीन शेयर किए हैं, बस सौरभ इज प्रेजेंटिंग दिखा रहा है, सबको दिख रहा है, सिर्फ मेरे में ही ऐसा हो रहा है। अरे सबके साथ हो रहा है क्या? मैंने तो शेयर किया हुआ है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन लिखा हुआ है। मेरे पास बस आपका पेज नाम करके पेज आया हुआ है, सौरभ इज प्रेजेंटिंग। बाकी लोगों को विजिबल है या नहीं विजिबल है? सर विजिबल है। आपके नेटवर्क इशू हो रहा होगा आपके पास, उससे दोबारा देख लीजिए एक बार नेट ऑफ ऑन करके। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे चलते हैं, और जैसे मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है, 2 फाइल्स मैंने क्रिएट किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ls प्रिंट ls टाइप करूंगा, और उसके बाद उसको एंटर प्रेस करूंगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको अब ये बता रहा है कि आपके फाइल मतलब फोल्डर, जो डायरेक्टरी आपने बनाई है, जो फोल्डर आपने नोड क्लास नाम से बनाया है, उसके अंदर आपकी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई है, एक app.js और एक index.js नाम से। ठीक है, ये 2 फाइल्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। देन अगर मुझे सपोज, ये बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अभी मैं नोड के अंदर एंटर नहीं हूं, तो ये बेसिक कमांड्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो अभी काम कर रहे हैं। बट अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले नोड का पहले वर्जन चेक करूंगा, क्या मेरे में नोड इंस्टॉल है। नोड -v का यूज करेंगे स्पेस देने के बाद, एंटर प्रेस करेंगे। हाँ, नोड का वर्जन मेरे पे 20.9.0। ठीक है, अब मैं नोड के दुनिया में एंटर करने वाला हूं, उससे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। बेसिकली क्लियर कमांड से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, और
अब मैं सिंपली यहाँ पे नोड के रिपल को स्टार्ट करने के लिए कि हम लोग उस रिपल के अंदर चले जाएं, नोड की दुनिया में एंटर हो जाएं, तो उसके लिए बेसिक कमांड हमारे पास होता है नोड। केवल आपको NODE लिखना है और उसके बाद प्रेस एंटर, ठीक है, और हिट एंटर, आप लोग एंटर पे हिट कर सकते हो और उसके बाद आप देखोगे वेलकम टू द नोड जेएस V20.9.0 टाइप पॉइंट हेल्प या डॉट हेल्प फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। अब आप नोड की दुनिया में आ गए हो। अब आप नोड की दुनिया में अगर आने के बाद ls कमांड का यूज करोगे तो वो उसको नहीं पहचानेगा, pwd कमांड का यूज करोगे तो वो नहीं पहचानेगा, और टच कमांड का यूज करोगे और टच से कोई फाइल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही मैं नोड की दुनिया में एंटर हुआ, उसने बेसिक जो टर्मिनल कमांड थी, जो मेरे बेसिक कमांड था, उन सबको रिकॉग्नाइज करना वो उसने बंद कर दिया। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को जैसे लिखते हो, सपोज आपने 1+ करके 2 लिखा, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की तो है, इसने आउटपुट दे दिया। सर हाँ बोलो। सॉरी फॉर इंटरफेयर सर, एक्चुअली प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं है तक उसमें ऐप पर। प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है सर मे भी शायद नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही इवन मैंने कल से ही चेक करी सर, इवन आज ही मैंने चेक किया बट मिला नहीं मुझे। ठीक है, मैं एक बार क्योंकि सर दोबारा एक्चुअली आपने नोड स्टार्टअप किया था लास्ट में, तो हाँ उसका मुझे एक बार और रिवाइज देखना था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एक बार चेकआउट करूँ, तो मुझे नहीं मिला वो। ठीक है, मैं दोबारा इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगी अगर नहीं मिली होगी तो, ठीक है। सर आपने कुछ इंस्टॉलेशन का भी बताया, क्योंकि सर स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में लेफ्ट हुए हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, इंस्टॉलेशन नोड.js मैंने इंस्टॉल करना बताया था। ऑलरेडी ओके ओके सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये 1+2 किया, इसने सिंपली देखो, रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, अभी मैंने बताया ना रिपेल के बारे में, ये हम लोग नोड के अंदर एंटर हो गए और ये नोड रिपेल ही है बेसिकली। इसने क्या किया कि मुझसे इनपुट लिया 1+2, उस इनपुट को इसने इवैल्यूएट किया, देन मुझे रिजल्ट दिया 3, एंड फिर वेट कर रहा है, ये एरो आपको दिख रहा है, नेक्स्ट वो वेट कर रहा है मेरे नेक्स्ट इनपुट का, लूप इसको कहते हैं, ठीक है, वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट इनपुट, ठीक है। ये देखिए, अब आप लोग नोटिस करोगे कि ये एरो है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इस नोड की दुनिया से बाहर नहीं आया हूं, बेसिकली ये वेट कर रहा है कि मैं इसको नेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड करूं, वो उसे रीड करे, देन इवैल्यूएट करे, देन मुझे फिर से कोई रिजल्ट मुझे प्रोवाइड हो। जैसे सपोज अब मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कराने के बाद सपोज मैं कुछ प्रिंट कराता हूँ, सपोज मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, और ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट है, और जैसे ही मैंने इसको एंटर किया उसने सौरभ प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये बेसिक कमांड है, आप लोग इससे प्रूफ हो रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। बट अगर आप डॉम से रिलेटेड अगर आप कुछ चीज यहाँ पे प्रिंट करते हो या कुछ ऐसा कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो वो चीज नहीं होगा। और एक और लाइन मैंने बताया था कि वो सिंगल लाइन एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, तो आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन नहीं दे सकते, है ना। तो ये वन टाइम में आपसे कोड लेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा, एक टाइम में एक ही चीज, ठीक है। और जैसे मैंने वहां पे बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है विंडो नाम का, मैंने जब विंडो के बारे में आपको बताया था तो मैंने कहा था ये यहाँ पे काम करेगा ब्राउजर के अंदर, बट जैसे ही आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर आप जाओगे, आप नोड.js को पढ़ोगे तो आपका विंडो भी काम करना बंद कर देगा। आप देखो, अब ये विंडो को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। विंडो बेसिकली एक डॉम का अगर बात करें तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है, विंडो एक ऑब्जेक्ट है जो सबसे टॉप पर होता है, विंडो के अंदर ये डॉक्यूमेंट आता है, देन बाकी सब कुछ आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा विंडो को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि विंडो बेसिकली ब्राउजर के अंदर की बात हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट विंडो की जगह पे यहाँ पे ये ग्लोबल नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो इसे रिकॉग्नाइज करता है, ग्लोबल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई, यही है बेसिकली नोड के दुनिया में। जैसे ही आप एंटर करोगे, नोड आप लिखोगे और उसके बाद आप 1 बाय 1 चीजें परफॉर्म करोगे, तो यही है नोड रिपेल का मतलब यही है कि आप बेसिकली आप क्वेरी प्रोवाइड करोगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप एज अ इनपुट आप उसको दे रहे होगे, देन वो उस चीज को इवेल्युएट करेगा, इट्स मीन प्रोसेस करेगा, देन उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, देन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इनपुट।
ठीक है, वो आपके नेक्स्ट इनपुट का वेट करेगा। ठीक है, बस यही चीज प्रोसेस चलती रहेगी। और आप देखोगे कि ये अभी हम इस नोड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नोड से बाहर आने के लिए, अगर आपको नोड से बाहर आना है तो बेसिकली आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप डॉट एग्जिट टाइप कर दो, डॉट लगाओ, एग्जिट लिख दो और प्रेस एंटर, हिट एंटर, ठीक है, आप बाहर आ जाओगे। और उसके बाद एक और काम है कि आप कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस करोगे। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट टाइम किया तो, एक मिनट, या मैंने फर्स्ट टाइम किया तो इसने कहा टू एग्जिट प्रेस कंट्रोल सी अगेन, और उसने बोला कि और कंट्रोल डी और टाइप डॉट एग्जिट। आप इस सबको यूज कर सकते हो। सपोज मैंने दूसरी बार भी कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, देन मैं बाहर आ गया। अब यहाँ पे मैं नोड की दुनिया से बाहर आ चुका हूँ। अब अगर सपोज मैं इसमें एलएस कमांड प्रिंट करूंगा तो मुझे अब एलएस का रिस्पॉन्स मिलेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो यही चीज था, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, व्हाट इज रिपेल। रिपेल होता क्या है, ठीक है, कि आप जैसे ही मतलब नोड के अंदर एंटर होगे तो वहां पे नोड रिपेल क्या करेगा, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप होता है। ये एक आपको इंटरेक्टिव सेल होता है, ठीक है, जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता है, दैट अलाउ यू टू राइट एंड एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड इन द नोड इन्वायरमेंट वन लाइन एट अ टाइम। ठीक है, और ये आपको कुछ इसके अगर की फीचर्स की बात बताई थी तो मैंने बताया था ये एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप सिंपली अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, जो कि आपको इमिडिएटली उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा, वो इसको इवैल्यूएशन की मैंने बात किया था कि वो रीड करेगा आपके इनपुट को, उसको इवैल्यूएट द कोड, उसको इवैल्यूएट करेगा, प्रिंट द रिजल्ट, उसको जो भी रिजल्ट होगा उसे प्रिंट करेगा, एंड देन वेटिंग फॉर द मोर इनपुट। यही चीज अभी मैंने आपको दिखाया है। एक्सेस टू द Node.js मॉड्यूल, अभी हम इस चीज को, जो भी मॉड्यूल्स होंगे, जो भी लाइब्रेरीज होंगी, अभी हम उसको भी एक्सेस करना सीखेंगे आगे के समय में। यू कैन रिक्वायर एंड यूज द Node.js मॉड्यूल डायरेक्टली विद इन द रिपेल। ठीक है, अभी वो भी मैं आपको करके बताऊंगा हाउ टू यूज। ये सारी चीजें हमने देख लिया है। और हाँ, इसके अंदर एक और कमांड होता है बेसिकली डॉट हेल्प कमांड। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मुझे नोड के अंदर एंटर करना है और नोड की दुनिया में एंटर हुआ, देन आफ्टर दैट मैं इस पे एक कमांड होता है डॉट हेल्प। ठीक है, जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे डॉट ब्रेक आया। ये कुछ हेल्पिंग कमांड उसने मुझे दे दिया कि अगर सपोज डॉट ब्रेक समटाइम्स यू गेट स्टक, आप फंस जाते हो, दिस गेट यू आउट, ये आपको बाहर ले आएगा। डॉट क्लियर कर दोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डॉट एडिटर, एंटर द एडिटर, एडिटर मोड पे आप एंटर हो जाओगे। डॉट एग्जिट करने से आप एग्जिट द रिपेल, अभी रिपेल के बाहर हो जाओगे। अभी मैंने बताया तो कंट्रोल सी यूज कर लो, चाहे तो ये यूज कर लो। डॉट हेल्प, प्रिंट द हेल्प मैसेज। डॉट लोड, ये लोड कर देगा आपके फाइल्स को, जो भी लोड जेएस फॉर फाइल फ्रॉम अ फाइल इनटू रिपेल सेशन। ठीक है, ये अभी हम करके हम देखेंगे इस चीज को। डॉट लोड का भी हम लोग आगे चल के एक जगह यूज कर रहे होंगे। ठीक है, डॉट सेव की मदद से आप सेव, जितने भी आपके इवैल्यूएटेड कमांड्स रहेंगे उसे आप रिपेल फाइल के अंदर सेव कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको बाहर करना है तो आप डॉट एग्जिट भी प्रेस कर सकते हो और आप उसको एग्जिट करोगे, आप उसके बाहर आ जाओगे। सिंपली मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी बेसिकली नोड। हाँ बताइए। क्या होता? हेलो रोहित ठाकुर, बाकी सब कहाँ चलेगा, भाग गए क्या? स्टॉप, रुचि सिंह हैज लेफ्ट द मीटिंग। आप लोग को इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? नो सर, एक्चुअली हो सकता है मे बी बारिश का वेदर है तो सीजन है, तो सर हो सकता है नेटवर्क इशू हो। अच्छा, चलिए। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें नोड के अंदर जो रिपेल वाला है, वन टाइम में वन लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, वैसा तो हम कुछ चाहते नहीं है। ठीक है, हम तो बेसिकली अपने नोड का जो भी मतलब जो भी नोड के अंदर हम लोग जो भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हम लोग लिख रहे होंगे, वो बेसिकली हम एक फाइल के अंदर लिखेंगे। और हाउ टू रन दैट फाइल, उसको रन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें नोड की जो भी कोडिंग होगी, नोड जेएस की जो भी हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो कर रहे होंगे, वो बेसिकली नोड फाइल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर दैट उस नोड फाइल को हमें रन करना होगा। उसको हम रन कैसे करेंगे, सिंपली हमें नोड लिखना होगा, जो भी फाइल का नाम होगा बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर रहा है, नोड जावास्क्रिप्ट को ही तो रन करवा रहा है, तो बेसिकली हमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करना होगा और उस फाइल को हम नोड की हेल्प से हम रन कर रहे होंगे।
ठीक है, तो ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा हम काम कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं आपको करके कुछ दिखाता हूँ। अब हम फाइल्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि वन टाइम में वन क्यूरी जो लिखना है वो तो हम कमांड बेस का तो हमें यूज करना ही नहीं है। फाइल्स के फॉर्मेट में हम लिख रहे होंगे सारी चीजें। तो ठीक है, app.js है, app.js के अंदर ही मैं कोई कोड लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट का। आप कोई आइडिया प्रोवाइड करोगे कि मैं कौन सा कोड लिख दूं? कुछ अपने मन से कोई जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखने के लिए आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कोई बताएगा कि मैं कौन सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूं और आपको बैकएंड में रन करके दिखाऊं, किसी पे भी चीज पे? console.log लिख। अरे यार बेसिक चीज है, कुछ अच्छा बताइए ना। वही सर, क्या कहते हैं, एक्जियोस वाला कोड। एक्सियोस फेच मेथड का आपको यूज करना है, वो तो आपको हाँ एपीआई का हाँ, यूज करना पड़ेगा ना। एपीआई वाला क्या आप यूज करोगे? एपीआई के वही लिए आपको फिर तो। स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। रुको मैं आपको सिंपल सा ही एक कोड बता देता हूँ। आप लोग तो चलो सेट ठीक है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, समवन वांट्स टू मीट। भूमिका जी आप बहुत जल्दी आ गई। चलो यहाँ पे अब एक कोड को मैं बनाता हूँ। सपोज लेट मैं क्या ले लूँ, एक काम करते हैं, 1 to 10 तक या 1 to 5 तक नंबर प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, एन बेसिकली ये मैं ले लेता हूँ, लेट एन इज इक्वल टू 5। आप कुछ भी ले सकते हो, और मैं एक लूप को आपको रन करके दिखाता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन, जो भी आपका एन है लेस देन इक्वल टू आप कर दो। ठीक है, एन तक पूरा 5 तक जाएगा और आई प्लस प्लस कर दो। ये बेसिकली मैं एक लूप लिख रहा हूँ और इसको मैं रन करके दिखाऊंगा आपको। और आप क्या कर सकते हो कि इसी नंबर को, 1 to 5 तक के नंबर को, आई को बेसिकली प्रिंट करोगे। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है। ठीक है, कि आपको आप 5 तक आपको जाना है, लेट आपने लिया हुआ है, ये बेसिक सा कोड है। app.js है, ये बेसिकली हमारा एक हमने स्क्रिप्ट लिख दिया। सपोज ये नोड का फाइल है, नोड फाइल को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि इसे मुझे रन करना है। ठीक है, तो मैं इसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो मैं इसको रन कैसे करूंगा? तो सिंपली उसके लिए आपको ये नोड लिखना होगा, और नोड लिखने के बाद जो भी आपका फाइल का नाम है, सपोज यहाँ पे app.js है, तो app.js आप लिखने के बाद हिट एंटर, आप जैसे ही एंटर करोगे तो उसके बाद 1 to 5 तक के आपके जितने भी नंबर्स होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम लोग नोड फाइल्स को। जो भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में जो भी हम फाइल क्रिएट कर रहे होंगे, अगर नोड पे बेस्ड है तो हम उसको रन करने के लिए नोड, और जो फाइल का नेम होगा उसको हम लिखेंगे, वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक कोड था। सर हाँ बताइए। एक क्वेश्चन है हम्म, पूछिए। सर। बैकएंड का जो यूज करते हैं हम डेटा स्टोरिंग के लिए यूज करते हैं ना वैसे? डेटा स्टोरिंग के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करेंगे। जो मोंगो डीबी आप लोग पढ़ोगे, एसक्यूएल पढ़ोगे, उसका यूज़ होगा। बेसिकली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब कि आप सपोज आप किसी चीज़ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई सपोज दो इंसान है, एक अभी मैंने एपीआई का जैसे एग्जांपल दिया कि आप सपोज आप होटल में गए हुए हो, आप हो, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, वो वेटर है और वेटर ले जा रहा है आपका ऑर्डर, और ऑर्डर बन के आपको मिल रहा है। तो जहां से बन रहा है ना, वो सर्वर है, वो चीज क्रिएट करने वाला सर्वर है, और वो आपको चीजें ले आके दे रहा है। सपोज आप ब्राउजर पे आप कुछ चीज सर्च करते हो, सपोज आपने किया instagram.com, आपने इंस्टाग्राम को सर्च किया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी इंस्टाग्राम के पास, इंस्टाग्राम के सर्वर पर। देन इंस्टाग्राम के सर्वर क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा कोड, वो प्रोवाइड करेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, और फिर वो आपके ब्राउजर पे आएगा। देन वो ब्राउजर पे वो सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो ये जो गया है वो एपीआई लेके गया है, और वहां से सर्वर से आपको, वहां से इंस्टाग्राम के सर्वर से वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है, देन वो रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम के सर्वर से आपको मिली हुई है। तो ये काम जो सर्वर वाला काम है ना, अब हम लोग सर्वर वाले काम को देख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस पे जो एपीआई है, वो एपीआई को हम क्रिएट करेंगे, और वो जो ले जाने वाला जो काम होगा ना, वो एपीआई करेगा। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो हम लोग जो सर्वर है और एपीआई है, ये सारी चीजों को अब हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और इसी में जो ओके डेटाबेसेस हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है। सर हाँ हाँ, बताइए। मेरा भी क्वेरी है सर। अभी आपने बताया था कि उस पे टर्मिनल पे जाके अभी आपको कंसोल डॉट लॉग कुछ नेम दिया था, आपने अपना नेम दिया था, तो सर हाँ आपका वो आ गया था। हाँ। लेकिन सर मैंने दिया है तो उसमें कुछ ऐसा आ रहा है, सिंटेक्स एरर नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑफ, वो आ रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में नेम। सर ऐसा आ रहा है मेरे पे। अब वो तो कोड देखने पे पता चलेगा ना आपने किया क्या। आपने नोड इंस्टॉल किया है? हाँ सर, नोड इंस्टॉल है। नोड इंस्टॉल है, नोड का वर्जन आ रहा है, नोड हाइफन वी आपने लिखा है, उससे उसका वर्जन आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। सर क्या लिखा है, एक नोड बार हाइफन वी बताएंगे आप आप नोड दोबारा? हाइफन योर इंटरनेट कनेक्शन, नोड हाइफन वी लिखना है आपको। नोड एक स्पेस एंटर कीजिएगा, उसके बाद हाइफन वी लिख के उसका वर्जन चेक करिए, आ रहा है। सर मैं भी चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है, आप चेक कर लो। चेक कर, अगर नहीं आता है तो उसका पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो अभी मैंने करना बताया था। हाँ, तो नोड के फाइल्स को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपली आप नोड लिखोगे और फाइल नेम डॉट जेएस आप जो भी है उसको आप लिखोगे, आप नोड फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिलहाल नोड के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नोड के दुनिया में एंटर हो गया हूँ। नोड मैंने प्रेस किया और नोड में मैं चला गया। नोड के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, टर्म जो होता है प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आप किस नोड फाइल्स पे को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। उसका आप कंट्रोल ओवर प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी रहेगी प्रेजेंट, आप जिस भी नोड फाइल्स पे वर्क कर रहे होगे उसकी बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर काफी प्रॉपर्टीज है। हाँ, तो आप इस प्रोसेस को जैसे ही आप नोड के अंदर एंटर होते हो, और ये प्रोसेस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, आप जैसे ही इसको प्रिंट करोगे, ये देखो एक प्रोसेस नाम का ऑब्जेक्ट है। इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो नोड को, नोड का, तो वो आपको वर्जन दे रहा है। आप कई सारी डेटा है कि आप वर्जन के अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये वगैरह वगैरह काफ़ी इंफॉर्मेशन है। और कुछ कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, इसका रिलीज कब हुआ था, ठीक है, इसका सोर्स यूआरएल क्या क्या है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट भी मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, जैसे कि क्योंकि इसमें काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, ढूंढना भी पड़ेगा। हाँ, इसका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, आप जैसे कि ये बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। ये आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बता देगा कि आप किस डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हो। जैसे उसमें पीडब्ल्यू रहता है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप सिंपली प्रोसेस लिखोगे, आप प्रोसेस के ये एक ऑब्जेक्ट है और इनकी काफ़ी ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी की वैल्यू पेयर्स जिसको आप बोलते हो। तो इसमें सी डब्ल्यू डी यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी है, बेसिकली एक फंक्शन है, अभी आपने देखा। तो आप जैसे इसको प्रिंट करोगे, आप देखोगे कि इसने बता दिया कि आप सी ड्राइव के अंदर नोड क्लास में एंटर हो, ठीक है। हम बेसिकली इसी डायरेक्टरी के अंदर है, सी ड्राइव के अंदर मैंने ये नोड क्लास बताया हुआ है, तो उसी की फाइल्स जहाँ करंट वर्किंग डायरेक्टरी है मेरी यही है, मैं इसी डायरेक्टरी पे वर्क कर रहा हूँ, डायरेक्टरी में फोल्डर पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अंदर और भी अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये आर्ग वी आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। ये आपको एरे रिटर्न करेगा जिसमें बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। जो भी आप प्रेजेंट वर्किंग नोड जेएस को आप एग्जीक्यूट कर रहे होगे, प्रोसेस जैसे ही वो लॉन्च होगा, तो एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आप इस कमांड यहाँ पे जब वो नोड जेएस के फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे होगे, जैसे आप नोड और उसके फाइल नेम और उसी दौरान पे आप कुछ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे होगे, तो ये उस आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा होगा, उसका एरे रिटर्न कर देगा। अभी मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा करके कैसे होता है
कि argv क्या करेगा, बेसिकली एक एरे को रिटर्न करेगा जिसमें बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें दो चीज और होती है कि आपका नोड जहां पे रन हो रहा है, जैसे आपको ये लोकेशन दिख रही होगी कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नोड जेएस नोड डॉट एग्जीक्यूट है, यहाँ से नोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो एग्जीक्यूट हो रहा है वहां से और भी मैं ये बेसिकली एरे है जो कई चीजें रिटर्न करेगा। ये अभी अगर app.js में इसको हम प्रिंट करेंगे तो वो आप चीजें देखोगे। तो ये जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये साथ में इसके साथ में जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और साथ ही साथ में मैं जहाँ पे app.js की फाइल रहेगी उन दोनों की लोकेशन भी प्रोवाइड कर देगा। और अगर मैं कमांड लाइन से कोई आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ इसको एग्जीक्यूट करने के दौरान, मतलब जैसे ही नोड जेएस को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उस दौरान पे मैं कुछ आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो आर्ग्यूमेंट भी ये लेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको हल्की सी थ्योरी बता देता हूँ। देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। दिस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट एंड कंट्रोल ओवर एंड द कंटेंट नोड जेएस प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंफॉर्मेशन बताएगा और काफी चीजें की प्रेजेंट नोड जेएस जो है उन सभी के बारे में आपने देखा कि कई ढेर सारी उसने इंफॉर्मेशन बताई कि आप किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है, आप कौन से नोड वर्जन्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, और भी काफी चीजें हैं जो ये बताएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ एक होता है प्रोसेस डॉट आर्गवी। बेसिकली ये क्या करता है, ये रिटर्न्स एन एरे, ये एक एरे को रिटर्न करेगा कंटेनिंग द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। उस एरे में क्या होगा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आप मतलब कि जब भी नोड जेएस प्रोसेस आप लॉन्च कर रहे होगे, ठीक है, पास्ड व्हेन द नोड जेएस प्रोसेस वाज लॉन्च्ड, जब भी आप नोड जेएस प्रोसेस को लॉन्च कर रहे होगे और उस दौरान पे आप कुछ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, मतलब कमांड लाइन से कुछ आर्ग्यूमेंट पास करोगे जब उसको रन कर रहे हो, तो वो आर्ग्यूमेंट्स भी ये एरे प्रोसेस डॉट आर्गवी इसको स्टोर करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं इसको करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगा। जैसे कि अभी अगर मैं इसको यहाँ पे लॉन्च करता हूँ, इस प्रोसेस डॉट आर्गवी को मैं एक्सेस करता हूँ, तो जैसे ही मैंने एक्सेस किया तो देखिए किसने एरे रिटर्न किया है और उस एरे में केवल एक ही वैल्यू है जिसने इसमें लोकेशन दे रहा है कि आपका नोड जेएस कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कि वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नोड जेएस के अंदर नोड डॉट एग्जीक्यूट नाम की एक फाइल वहां से एग्जीक्यूट हो रहा है नोड जेएस। बट अगर मैं इसी चीज को सपोज मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, इस नोड से मैं बाहर आता हूँ और एग्जिट होने के बाद मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो अगर चीज प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, कि सपोज मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ प्रोसेस डॉट आर्गवी। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सिंपली हमें नोड जेएस की फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली नोड लिखना है और जो भी फाइल नेम है उसको आप लिखोगे और यहाँ पे आप प्रेस एंटर करोगे तो आपको दो चीज देखने को मिलेगी। अब की उसने ये तो बताया कि नोड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, साथ ही साथ में उसने ये भी बताया कि आप कौन से मतलब कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, इस समय नोड फाइल्स कहाँ पे है। ठीक है, कि सी ड्राइव के अंदर नोड क्लास के अंदर app.js में आपने ये चीजें लिखी हुई हैं, तो इसने ये चीजें भी बताई हैं इसके साथ साथ। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। अब सपोज मैंने बताया कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आप जब इस प्रोसेस को लॉन्च कर रहे होगे, इस नोड डॉट प्रोसेस को लॉन्च कर रहे होगे, नोड प्रोसेस को, तब आप उस दौरान पे कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट जब आप पास करोगे तब भी ये सारी चीजें भी इस प्रोसेस डॉट आर्गवी नाम के एरे में स्टोर होगा। जैसे मैं सपोज यहाँ से कर देता हूँ, सपोज मैं कुछ काउंटिंग नंबर्स को यहाँ पे एज ए इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही इसको प्रेस एंटर करोगे तो आप देखोगे ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने यहाँ पे पास किया है इसने इस एरे में स्टोर कर लिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप आपको ये चीज दिख रही होगी। ठीक है, तो यही चीज मैंने बताया कि ये क्या करता है प्रोसेस डॉट आर्गवी, ये रिटर्न करता है क्या रे जिसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास्ड व्हेन द नोड जेएस प्रोसेस वाज लॉन्च्ड। जब भी ये नोड जेएस का प्रोसेस लॉन्च होता है तो उस दौरान पे जो भी आपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास किए होंगे वो सारी चीजें ये उसको कंटेन करेगा और पूरा एरे एक रिटर्न कर रहा होगा। प्रोसेस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपको करंट प्रोसेस नोड डॉट जेएस प्रोसेस के बारे में बताता है कि आप किस नोड पे काम कर रहे हो, वर्जन क्या है, उस कौन से फाइल्स पे आप इस समय काम कर रहे हो, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन वो बता रहा होता है। इस चीज को और थोड़ा सा अगर मैं देखना पसंद करूं तो मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ करके दिखाता हूं। जैसे सपोज यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे नोड
किसी का माइक ऑन है क्या? हम्म। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ये प्रोसेस डॉट आर्ग मेरा एक एरे रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग के 2 इंडेक्स, अगर 0th इंडेक्स और 1th इंडेक्स को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी 2 से बाकी जितने भी चीजें होंगी वो एज अ आर्ग्यूमेंट आ रही होंगी। तो मैं उसी को लूंगा। लेट आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक मैं एरे क्रिएट कर लेता हूं, जिसमें मैं सिंपली इस प्रोसेस डॉट आर्ग्यूमेंट वाले एरे को स्टोर करूंगा। ठीक है, प्रोसेस डॉट आर्ग वी। ठीक है, ये एक बेसिकली एरे ही है जो मैं यहाँ से इसको स्टोर करके एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक मैंने एरे क्रिएट किया, जिसमें प्रोसेस डॉट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया है। ठीक है, बस इतना काम किया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ मैं नेम यहाँ प्रोवाइड करूंगा और मैं चाहता हूँ कि उन सभी नेम को वो हाई बोले। ठीक है, लेट मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बाकी 2 फाइल्स लोकेशन है और आई के मैं जाना चाहूंगा इसका जो भी लेंथ है, जो भी ये एरे आएगा, जो आर्ग्यूमेंट्स की जो भी लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ बेसिकली एक नंबर होगा और वो लास्ट इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने लेस देन का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग मैं कुछ कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा, एक मिनट, टिल का यूज़ कर लेते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स का। और यहाँ पे हाई, जो जिनका जिनका मैं नाम पास करूंगा उन सभी को इसको हाई कहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आर्ग का जो भी इंडेक्स रहेगा उन सभी को वो हाई कहेगा, बस इतना काम रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं पास किया हुआ है, बट अब मैं इसको रन करूंगा ऐप डॉट जेएस को, ऐप डॉट जेएस को, और यहाँ पे मैं कुछ नाम प्रोवाइड करता हूँ, जैसे सपोज सौरभ, विवेक, राहुल, सीलू, ठीक है, ये कुछ मैंने नेम प्रोवाइड किया है और मैं प्रेस एंटर करता हूँ। एक मिनट, आर्ग प्रोसेस, स्पेलिंग गलत लिख दिए। अच्छा, सॉरी, स्पेलिंग गलत है। प्रोसेस डॉट आर्ग वी होता है। ठीक है, वो स्पेलिंग गलत लिख दिया था। इससे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अगेन सेम चीज, नोट ऐप डॉट जेएस, इसमें ये सारे नेम मैं पास कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है हाय सौरभ, हाय विवेक, हाय राहुल, हाय सीलू, हाय गिरीश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मैंने तब पास किया है जब मैं इस प्रोसेस को लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज वो बताना चाह रहे हैं कि प्रोसेस डॉट आर्ग्यूमेंट्स के पास ये एक एरे होता है जो कि बेसिकली एक एरे को रिटर्न कर रहा होता है, जिसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और ये तब पास किए जाते हैं जब आप नोड जेएस प्रोसेस को लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, तो जब मैं इसको लॉन्च कर रहा था, बेसिकली मैं इसको रन करने जा रहा था, उसी दौरान पे मैंने कुछ ये वेरिएबल्स, सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास किया। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब कि वो आप जो भी काम करने जा रहे हो उसको एज ए इनपुट जा रहा है। ठीक है, उस फंक्शन को एज एन इनपुट वो चीजें प्रोवाइड होने जा रही है, तो वही मैंने किया। यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे उसको मैंने सिंपली हाई को बोला है, सभी के नाम को के पहले मैंने हाई ऐड किया हुआ है। तो आई होप आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी समझ में आ गया होगी प्रोसेस डॉट आर्ग्यूमेंट्स होता क्या है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताइए। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये जितना भी अभी तक मैंने बताया, No, किसी को sir. इस सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम है? हो सकता है शायद आपने पहली बार पढ़ रहे हो आप ये सारी चीजें, तो आपको हो सकता है इनिशियली में दिक्कत आए। ठीक है, लेकिन अगर है तो आप फिलहाल मुझे बता सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ूँ। नो सर, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, किसी को भी नहीं है? बाकी सब भी बोल दीजिए। नो सर। नो सर। नहीं सर, अभी तक तो नहीं, जितना समझा रहे नोट जेएस। ठीक है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ इसीलिए।
ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बेसिक में ही प्रॉब्लम हो गया ना, फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल अपने तरफ से तो बहुत धीमे बता रहा हूँ, फिलहाल अब देखते हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ये दोनों चीज़ों में यूज़ होंगी, चाहे आप फाइल्स को किसी दूसरे फाइल से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, या किसी डायरेक्टरी में फोल्डर से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। आपने पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है, तो उस चीज़ों के लिए हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और रिक्वायर की मदद से उन सारी चीज़ों को रिक्वायर किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। उससे पहले मैं ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज अभी मेरे पास app.js नाम का एक फाइल क्रिएट है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे दूसरी फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं किस नाम से एक फाइल और क्रिएट कर लूँ, कैलकुलेटर बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। सॉरी, ठीक है, एक कैलकुलेटर क्रिएट करता हूँ, कैलकुलेटर डॉट जेएस। कैलकुलेटर में बेसिकली हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट और मल्टीप्लाई, वही सब, सॉरी, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ही हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर के अंदर जाते हैं और चीज़ों को हम लिखते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो बेसिक सा एक कमांड है, मैंने एरो फंक्शन की हेल्प से लेट सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया और उसमें दो चीज़ें हैं कि ए और बी मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट इसको प्रोवाइड किया, और वो क्या करेगा कि मुझे वो ए प्लस बी रिटर्न कर देगा। बेसिकली आपको पता ही होगा कि अगर सिंगल स्टेटमेंट होते हैं तो आप एरो फंक्शन जब भी लिख रहे हो तो आपको रिटर्न लिखने की नीड नहीं होती है, अगर पहला ही है तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप और चीज़ें अगर चाहो तो इस फाइल से आप और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स ये लेगा और यहाँ पे वो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लो, ठीक है। देन एक लास्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो डिवाइड भी कर सकते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे डिवीजन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक एग्जांपल है, अभी समझाने के लिए केवल मैंने यूज किया हुआ है। तो देखना, अब हमें क्या करना है कि इस app.js फाइल में कैलकुलेटर डॉट जेएस नाम का जो भी हमने कोड लिखा है, कैलकुलेटर डॉट जेएस के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है, मैं चाहता हूं कि ये कोड यहां से उठ के app.js के पास जाए और app.js में मैं इसका यूज कर पाऊं। मैं कैलकुलेटर डॉट जेएस को रन नहीं करूंगा, मैं करूंगा app.js को यूज। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आपको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो यही सारा काम हम लोग कर रहे होंगे। बट यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीपल्स हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे होंगे, एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा कैसे जा रहा होगा, ये चीजें मैं आपको करके यहीं पे बता रहा हूँ, आप समझना, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं, आप काफी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहला तरीका अगर मैं बताऊं कि आपको एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट बेसिकली ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, तो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा। आप जो फंक्शन का आपने नाम दिया वही सेम ऑब्जेक्ट का की बना लो और फंक्शन को पास कर दो, ठीक है। मतलब मैंने सम नाम का एक की बनाया, उसमें सम नाम का फंक्शन को स्टोर कर दिया। देन आफ्टर दैट मैं सब नाम का मैंने की बनाया और सब नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। देन इसी तरीके से मल्टीप्लाई है, तो नाम का मैंने एक की बनाया, उसमें मल्टीप्लाई को मैंने स्टोर कर दिया। और उसी तरीके से डिव नाम का एक मैंने की क्रिएट किया और उसमें डिव को स्टोर कर दिया। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन इन सारे के सारे मैंने इन सभी को ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर किया। अब इन सारे के सारे चीजों को, ये जो जितने मैंने एक इस ऑब्जेक्ट को मुझे अब क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, अब जहां पे भी उसका यूज होना होगा वो वहां पे रिक्वायर या इंपोर्ट करेगा। अभी मुझे केवल इसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब अपने पास से यहाँ से कैलकुलेटर डॉट जेएस से मुझे इस फाइल को बाहर भेजना है। तो उसके लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है।
आप बेसिकली यही लिखोगे, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऐसे लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, और जो भी ऑब्जेक्ट आपने जिसको भी आप बाहर भेजना चाहते हो, हमने क्या किया, इन सभी को पैक किया है। ऑब्जेक्ट एक ये जितने भी फंक्शन थे उनको एक ऑब्जेक्ट में पैक कर दिया। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को मैं अब इस यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट की मदद से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये एक तरीका है, अभी और भी तरीके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम app.js में जाते हैं। हमें क्योंकि calculator.js ने अपना काम कर दिया, उसने जो भी कोड लिखा उसने पास कर दिया कि आप जो मर्जी वो इसको यूज कर ले। अब यूज करने के लिए सपोज हम चाहते हैं कि app.js उसे यूज करे। यूज करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कुछ भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। सपोज मैं कैलकुलेटर मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो मैं कैलकुलेटर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ पे हम देखो, अब वहां से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की मदद से आप चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए भी दो तरीके होते हैं, एक होता है रिक्वायर, एक होता है इंपोर्ट। ठीक है, रिक्वायर अभी हम लोग ज्यादा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आप जब भी कर रहे होगे या नोड का आप यूज कर रहे होगे, तो वहां पे लोग रिक्वायर ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट यूज नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज यूज कर सकते हो। दोनों तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे, आपकी जो इच्छा वो आप कर लेना, क्योंकि आपने अगर रिएक्ट पढ़ा है ना तो उसमें आपने इंपोर्ट ही यूज किया होगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर अब इसको हम रिक्वायर करते हैं, क्योंकि मुझे रिक्वायर करना है। अब क्या चीज रिक्वायर करना है, अब आप देखो, जैसे ही आप रिक्वायर करते हो तो आपको जो चीज रिक्वायर करना होता है उसका फाइल का नेम पास करना होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट्स के अंदर आपको पास करना होता है। आपको वो चीज लोकेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो कहीं से कोड लिख के देख, मतलब अगर कहीं से देख के कर रहे हैं तो वो तो लिख देंगे, बट अगर वो फाइल की लोकेशन कभी कभी मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आप ध्यान देना। आपको एक डॉट प्रेस करना है, ये डॉट और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है। इसका मतलब ही ये होता है कि आप जिस पे प्रेजेंट डायरेक्टरी में हो, उस प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर ही आपका ऐप नाम का एक फाइल क्रिएट हो जाए, मतलब ऐप नाम का फाइल है। सॉरी, कैलकुलेटर पे मुझे जाना है ना। अभी देखो आप नोड क्लास एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर दो फाइल्स क्रिएट है, एक app.js है, एक calculator.js है। मुझे इस calculator.js के अंदर जाना है, तो बेसिकली मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आप डॉट लगाओ, फॉरवर्ड स्लैश दो, देन इसका मतलब यही होगा कि आप जिस वर्किंग डायरेक्टरी में हो, आप वहां पे हो, उसी के अंदर कोई फाइल है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। उस फाइल का सिंपली यहाँ पे नेम लिख दो, कैलकुलेटर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बस मत करना, कैलकुलेटर आपने यहाँ पे लिख दिया। आप इसके ऊपर जैसे ही हवर करोगे ना, तो आपको वो देखो, अगर आपने सही लोकेशन लिखा होगा तो ऊपर उसका आपको एक तरीके का रेफरेंस भी वो दे देगा कि आप सीक के अंदर, नोड क्लास के अंदर आप कैलकुलेटर नाम की फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हो। आपको देखो लिख के भी आ रहा है वो चीज, तो आपने इसको सिंपली एक्सेस कर लिया। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेटर मैंने एक्सेस कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली मैं अभी के लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये कैलकुलेटर नाम का जो भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है वो क्या मुझे मिला है या नहीं मिला है। मैंने केवल कंसोल डॉट लॉग कराया इस चीज को। अब मैं केवल इस app.js को रन करूंगा, मुझे मेरा कोई कैलकुलेटर से लेना देना नहीं है, मैं केवल app.js को यहाँ पे रन करूंगा। रन करने के लिए सिंपली आपको वही, क्योंकि नोड आप फाइल रन करने जा रहे हो, तो नोड app.js नाम आपको केवल लिखना है और प्रेस एंटर। अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, देखो इसके अंदर तो मैंने कुछ लिखा नहीं था, मैंने लिखा था calculator.js के अंदर, बट मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो वहां से जो भी चीजें मैंने इंपोर्ट किया, देखो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसने रिजल्ट सारा दिखाया है कि आपका एक सम नाम का फंक्शन है, एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन है, एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, एक डिवीजन नाम का फंक्शन है। सपोज अभी के लिए आप कोई फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हो, क्योंकि ये एरे तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना आपको आता है कि आपको सपोज सम को एक्सेस करना है और आपको 2 नंबर का हेलो सम सर। करना है। हाँ बताइए। सर जैसे हम लोग रिएक्ट में इंपोर्ट करते थे, हाँ, तो इसी प्रकार इसमें रिक्वायर्ड करेंगे। नहीं, इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं, रिक्वायर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। यहाँ बैकएंड जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, बैकएंड का जब भी आप कोड लिख रहे होगे, तो ज्यादातर लोगों की हैबिट होती है कि वो बैकएंड का चीज रिक्वायर करते हैं। ठीक है, वो एक हैबिट बन जाती है। वो जैसे मैंने नहीं बताया कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और आईडी आप लोग यूज करते हो, तो लोग क्वेरी सेलेक्टर को यूज करना प्रेफर करते हैं। तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज को यूज करना चाहो। ठीक है, दोनों चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो आप।
सर दोनों मतलब एक सेम ही है? हाँ, सेम ही है दोनों चीज़ें। अब मैं बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या होता है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। रिक्वायर की हेल्प से जब भी हम लोग चीज़ें रिक्वायर कर रहे होते हैं, तो उस दौरान पे उस फ़ाइल के अंदर सपोज़ हमने कैलकुलेटर को रिक्वायर किया, तो उस कैलकुलेटर वाले फ़ाइल के अंदर मैंने कई फंक्शंस क्रिएट किए हुए थे। सम, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और सबट्रैक्ट सबके थे। तो रिक्वायर जब भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन जब भी हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट से हम स्पेसिफिक चीजें भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट हो पाता है। मतलब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, लिमिटेड स्पेस रहेगा। मतलब अगर सपोज हम इंपोर्ट करना चाहें और हम केवल सम को अपने फाइल में ले आना चाहें, तो सम नाम के फंक्शन को हम केवल चॉइस करेंगे। बट रिक्वायर की हेल्प से हम वैसा नहीं कर सकते। रिक्वायर करने का मतलब आप सारी चीजें आप ले आ रहे हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे, अभी इसी स्लाइड में ही है, आगे है। ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेटर डॉट सम को अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो अब मैं केवल सम नाम के फंक्शन को यहाँ पे बेसिकली देखूंगा, और उसको मैं नोट डॉट जेएस की मदद से यहाँ पे मैंने रन किया और मेरे पास आउटपुट आ गया। यहाँ से मैंने क्या किया, कैलकुलेटर ने बेसिकली काफी ऑब्जेक्ट्स थे, काफी फंक्शन थे एज एन ऑब्जेक्ट। उसके हमने सम नाम के इस फंक्शन पे मैं गया, और सम नाम का फंक्शन बेसिकली क्या करता था, दो पैरामीटर्स लेता, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता था और उन्हें ऐड कर देता था। तो वही दो आर्ग्यूमेंट्स ने लिखा 5 और 2 और उसे ऐड किया और 7 को रिटर्न कर दिया। यही सारा काम अगर आप चाहो तो और अलग अलग जितने भी अपने फंक्शन क्रिएट किए हुए थे उन सबके साथ भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए अगर मैं चारों को करके आपको दिखा दूं, तो सपोज अब मुझे इस पे मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, और यहाँ पे मुझे डिवाइड परफॉर्म करना है, और यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ था, सेम नंबर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे कि पहला ऐड हुआ, दोनों चीजें ऐड होके आ गई। देन मल्टीप्लाई हुए 5 और 2 10 होगा। देन डिवाइड हुआ, अगर आप डिवाइड करोगे तो यू गेट 0.4, और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आएगा आपके पास। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर की जेएस के अंदर अगर कोई सपोज, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं प्रोग्राम पे कुछ नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अगर कोई आपके पास फाइल है, तो उस फाइल का डेटा किसी और फाइल में सेंड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। एक ये तरीका है। और उसको अगर मुझे रिक्वायर करना है किसी फाइल में, तो विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर आप ये तरीके का यूज कर सकते हो। ठीक है। और क्योंकि ये इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना तो आप लोग को पता ही है, तो आप लोग वो तो कर ही लोगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मैंने बताया कि इसको करने का एक, ये जो हमने एक्सपोर्ट किया उसका एक ही तरीका नहीं है, कई तरीके होते हैं। जैसे सपोज आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट है। तो आप सिंपली ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। आप ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करो, डायरेक्ट इस पूरी चीजों को आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। अब अब भी सेम काम ये करेगा, आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। ठीक है। आप इस तरीके से भी चीजें कर सकते हो। और अगर आप फिर से ऐप डॉट जेएस, क्योंकि मैंने फाइल सेव कर लिया है, आप ये सारी चीजें अगर फिर से आप देखना चाहते हो, तो आप सिंपली ये फाइल को रन करो और फिर भी ये चीजें रन होंगी, आपको दिखेंगी। इस तरीके से भी आप चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक और तरीका होता है कि सपोज आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोड हमने ज्यादा लिख दिया है, फालतू की मेहनत अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या है, एक मिनट, इस सारे चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, और आप ऐसे भी कर सकते हो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है ना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, तो आप ऑब्जेक्ट से डॉट सम नाम का एक फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हो। ठीक है। एक मिनट, और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हम्म, हम्म। ठीक है। ये भी एक तरीका होता है कि आप इससे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट सम ऐसे भी करके, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, डॉट सम करके आप डिफाइन कर दो। ऑब्जेक्ट को भी आपने डिफाइन करना सीखा ही होगा। तो ये सारी चीजें अभी अब जाके ऐप डॉट जेएस को अगर आप रन करते हो, तो आपको सेम कोड मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही चीज आएगी। और एक और तरीका होता है, अगर मैं इस लास्ट तरीके की और बात कर लूँ, तो आप सिंपली इस मॉड्यूल को भी हटा सकते हो। अगर ये पूरा जो मॉड्यूल है,
एक मिनट। हाँ, ठीक है। आप केवल एक्सपोर्ट्स डॉट ऐसे भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, जिस चीज को आपको एक्सपोर्ट करना है आप सिंपली एक्सपोर्ट डॉट सम भी करके वो सेम काम परफॉर्म कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। देन अगेन ये चीज एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे और मैंने बताया कि क्या रिक्वायर का क्या काम होता है और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का क्या काम होता है। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग थ्योरी अगर देखना चाहें तो मैं एक बार रीड करके बताना चाहता हूँ। अभी हमने फाइल्स में ये काम किया, अभी हमने डायरेक्टरी में नहीं किया, अभी डायरेक्टरी में भी करके दिखाऊंगा। तो रिक्वायर क्या करता है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टू इंक्लूड द एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब जो भी चीजें आप लिख रहे हो, ठीक है, आपने लिखा है, दूसरे जो मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं दैट एग्जिस्ट इन सेपरेट फाइल, जो कि दूसरे फाइल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको इंक्लूड करने के लिए आप रिक्वायर का यूज कर रहे होते हैं। रिक्वायर बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टू इंक्लूड द एक्सटर्नल मॉड्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सेपरेट फाइल्स। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या करता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट इन नोड.जेएस। नोड.जेएस के अंदर स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है यूज टू एक्सपोर्ट फंक्शंस, जो कि फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स या primitive from the model so that they can used in the other files by importing them using the required function। ठीक है, required function की हेल्प से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो दूसरे फाइल में। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है नोड डॉट जेएस के अंदर, जो कि आपके फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और अदर मॉड्यूल्स को आपको एक्सपोर्ट करने के काम आ रहा होता है, ताकि आप रिक्वायर्ड की हेल्प से किसी दूसरे फाइल के अंदर आप उस चीज को इंपोर्ट कर सको। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी रिक्वायर का क्या काम है। ठीक है, अब बताइए आप अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो, इस चीज में कोई दिक्कत है? नो सर। नो। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने मेन चीज के ऊपर, एनपीएम के ऊपर, क्योंकि हमें पैकेजेस इंस्टॉल करना है। ये जो रामायण गाथा अभी मैंने सुनाई है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है ये सारी चीजें, इसलिए मैंने थ्योरी लिखा हुआ है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा नोड का क्या काम है, आपको क्यों बैकएंड में नोड की जरूरत, आप नोड के अलावा भी तो कर सकते थे, आपने नोड ही क्यों चॉइस किया बैकएंड के लिए। आई होप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बेसिक लैंग्वेज एक पढ़ रखी थी, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा था, उसी सेम लैंग्वेज पे हमने बैकएंड का काम किया है। ठीक है, कब से यूज होना स्टार्ट हुआ, ये सारी छोटे छोटे जो मैंने क्वेश्चंस के आपको आंसर ऑलरेडी दे प्रोवाइड कर दिया है, तो वो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। एनपीएम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोड पैकेज मैनेजर होता है ये बेसिकली। ठीक है, ये नोड के जितने भी पैकेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। नोड पैकेज मैनेजर, एनपीएम बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर होता है, और ये बिल्ट इन होता है। जब आप नोड को इंस्टॉल करोगे उसके अंदर एनपीएम प्री बिल्ट इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, पहले से होता है। आपको अभी मैंने करके भी दिखाया था, जब आप नोड डाउनलोड कर रहे थे तो उसी में मैंने दिखाया था कि एनपीएम आपको इसके अंदर प्री बिल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसको कहीं से बाहर से डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो npm इज a स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर फॉर नोड.जेएस। ये एक नोड.जेएस के लिए एक स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर है। मैनेजर का मतलब आपको पता ही होगा। इट इज अ टूल दैट हेल्प्स जावास्क्रिप्ट टू डेवलप एंड मैनेज, डेवलपर्स मैनेज एंड शेयर कोड। ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट कम्स बंडल विद नोड.जेएस। सो when you install the node.js you automatically get the npm as well। यही चीज मैंने बताया कि ये npm के अंदर प्री बिल्ट होता है, पहले से होता है, बंडल्ड होता है उसी में। जब भी आप node.js को इंस्टॉल कर रहे होगे npm उसके साथ आपको मिल जाएगा। npm का बेसिकली यूज क्या है, npm क्या चीजें प्रोवाइड करता है, बेसिकली आपको लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस का मतलब क्या है कि आप सपोज आपने कुछ चीजें बनाई, ठीक है, आपने सपोज कोई कोड लिखा, सपोज मैं अगर बात करता हूँ, आप लोगों ने रिएक्ट पढ़ा होगा। बेसिकली रिएक्ट किसी ने पहले से उसका कोड लिखा होगा। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, उसका कोड किसी ने पहले से उस चीज को लिखा होगा। कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप लोग जो रिएक्ट के अंदर यूज कर रहे होते हो, आप कंपोनेंट का यूज करते हो, अब कई ऐसी चीजें होती है जिसका यूज कर रहे होते हो, और वो उसको बस इंपोर्ट करते ही आपको बस उसको इंपोर्ट करना होता है, और फिर आप रिएक्ट
की हेल्प से जो चीज़ें आप सिंपल कोर चीज़ें से जैसे HTML जावास्क्रिप्ट और CSS की हेल्प से जो चीज़ें आप 10 मिनट में कर रहे होते हो वही रिएक्ट के अंदर आप 1 मिनट में चीज़ें कर लोगे, क्योंकि वो लाइब्रेरी है, उसमें कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको प्री बिल्ट मिल रही होती हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली रिएक्ट का जो कोड है वो किसी और ने लिखा है, और वो उसने क्या किया है, उसने उस कोड को शेयर कर दिया एनपीएम के साथ, मतलब यहाँ पे आके आपको शेयर किया, और वो कोड बाकी सब यूज कर रहे हैं। आप केवल आपको इंस्टॉल करना होता है। आप चाहो तो अपना खुद का भी कुछ चीजें बना के आप उसको शेयर कर सकते हो, और फिर एज अ पैकेज बना के आप उस चीज को शेयर कर दो, और वो चीज शेयर होने के बाद बाकी लोग भी उस कोड का यूज कर रहे होंगे। तो बेसिकली एक पैकेजेस होता है, पैकेज की लाइब्रेरी होती है बेसिकली एनपीएम। ये एनपीएम क्या है, ये पैकेजेस की लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट एक हम पैकेज बोल सकते हैं, और उसके सॉरी रिएक्ट एक पैकेज है सपोज, और उन ऐसे ही रिएक्ट हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, एजीएस हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें होती है, ठीक है, जिसका प्री बिल्ट कोड होता है, किसी ने बनाया होता है, वो आप यूज कर रहे होते हो। तो एनपीएम बेसिकली क्या है कि ये इन सारे पैकेजेस का लाइब्रेरी है। जैसे अब किताब रखने के लिए लाइब्रेरी होती है, कई ढेर सारी बुक्स होती हैं वहां पे, तो बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है। उसी तरीके से एनपीएम भी एक लाइब्रेरी है जिसमें पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस की लाइब्रेरी है। और सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो ये कमांड लाइन टूल्स प्रोवाइड करता है। कमांड लाइन टूल्स का मतलब कि विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल और कमांड लाइन यू कैन डाउनलोड एनी टाइप ऑफ लाइब्रेरी, एनी टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, सारी सुविधाएं आपको एनपीएम प्रोवाइड कर रहा होता है, कि आप कोई भी पैकेज आपको डाउनलोड करना है, आप सिंपली कमांड लाइन पे ये कमांड प्रेस करो और ये चीजें आपको मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। आपको नहीं जाना पड़ेगा ब्राउजर पे, आपको नहीं करना पड़ेगा सर्च, और आप को फिर इंस्टॉल करके उसका एनवायरनमेंट सेट करो वगैरह वगैरह, कोई झंझट नहीं है। आप सिंपली कमांड लाइन पे वो चीजें एंटर करो, आपको जो चाहिए आप कमांड डालो उस चीज का, आप एंटर प्रेस करो, आपका वो पैकेज वहां पे इंस्टॉल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एनपीएम एक नोड पैकेज मैनेजर है। npm is a standard package manager for the node.js. It is a tool that helps javascript developers to manage and share code, जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली एनपीएम नोड के अंदर ही बन के आया होता है। ये दो चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, एक पैकेजेस, ये दो चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, एक लाइब्रेरी और पैकेजेस होता है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं बेसिकली, एक लाइब्रेरी और पैकेजेस इसको बोल सकते हैं एनपीएम को, कि कई ढेर सारे पैकेजेस की ये लाइब्रेरी है। और दूसरी चीज ये कमांड लाइन टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हमें कहीं और जाके डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट कमांड लाइन से क्वेरी लिखो और कमांड लिखो, और देन आपको पैकेज वो मिल जाएगा। किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली npm लिखना होता है और देन इंस्टॉल लिखना होता है। आप चाहो तो इस इंस्टॉल की जगह स्मॉल आई का भी यूज कर सकते हो, और फिर जो पैकेज आपको इंस्टॉल करना है आप वो लिखो। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो चलो हम npm के बारे में थोड़ा सा और इसको अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं इस app.js के अंदर ही लिखूंगा। अभी के लिए मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, या सुनो, एक काम करते हैं, जब भी कोई नया पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि उस पैकेज के लिए हम अलग से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो वही काम हम करते हैं। ठीक है, हम इसको app.js में नहीं लिखेंगे, अभी के लिए हम उसको दूसरे फोल्डर्स में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, मेक डायरेक्टरी, और ये फिगलेट डायरेक्टरी, ये मैंने पहले से इसको क्रिएट किया, बनाया हुआ है, इसको यूज किया हुआ है। तो मैं यही डायरेक्टरी आपको यहाँ पे फिगलेट डायरेक्टरी, एक बेसिकली मैं फिगलेट नाम का आपको पैकेज इंस्टॉल करके अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फिगलेट नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट किया हुआ है, फिगलेट डायरेक्टरी, FIGLET। ठीक है, ये बेसिकली इसका मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसी फोल्डर के अंदर हम अपने पैकेज को इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो फिलहाल अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर मैं देखूं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं अभी सी ड्राइव के अंदर नोड क्लास के अंदर हूँ। बट मुझे कहाँ जाना है, अब इस फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे इसी के अंदर अपना पैकेज को डाउनलोड करना है। तो अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे चेंज डायरेक्टरी, और फिर उसका जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना है उसका सिंपली नेम मैं लिख दूंगा, तो मैं सिंपली उसके अंदर एंटर कर जाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि अब मैं सी ड्राइव के अंदर, नोड क्लास के अंदर फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है,
अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करके अगर आपको दिखाऊं, तो हम सी ड्राइव के अंदर नोड क्लास के अंदर फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ऐसे में है। अब इसी फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर मैं अपने पैकेज को इंस्टॉल करूंगा और चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा। तो आप एक एक चीज़ें अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले मैं चल रहा हूँ एनपीएम को आपको दिखाता हूँ, और एनपीएम होता क्या है आपको ये चीज़ें यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आप सिंपली एनपीएम एंटर करोगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, और यहाँ पे ये एनपीएम है। आप यहाँ से जैसे ही जाओगे, एक मिनट, तो ये है, ठीक है। तो बेसिकली यही है एनपीएम, ठीक है। इसके अंदर आप बेसिकली अपने कोड, कोई भी कोड आप क्रिएट करो, आप उससे शेयर कर सकते हो, उसको पैकेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, एक पैकेज बना दो, देन एनपीएम के साथ उससे आप शेयर भी कर सकते हो। प्री बिल्ट चीज़ें आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई पैकेज, कई ढेर सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, आप उसका यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। आप अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन को हल्का सा अगर देखना चाहोगे तो अबाउट एनपीएम अगर यहाँ पे देखेंगे तो npm is a world largest software registry, once open source developers from every continent use npm to share, browse, borrow packages। अपने मतलब कि क्या कर सकते हैं कॉन्टिनेंट में जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, अपने npm मतलब उस अपने कोड को, अपने पैकेजेस को या तो वो शेयर भी कर सकते हैं। आप कोई पैकेज आप लेना भी चाहो तो आप उसे भी ले सकते हो। एंड मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज npm टू मैनेज द प्राइवेट डेवलपर्स एज वेल, ठीक है। npm कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है, 2 वेबसाइट है, कमांड लाइन इंटरफेस एंड द रजिस्ट्री। ये बेसिकली अभी हमने नहीं देखा, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें तो बेसिक है कि मैंने बता दिया है कि आप npm का क्या यूज करोगे। बेसिकली ये लाइब्रेरी है पैकेजेस की, जहाँ पे कई ढेर सारे पैकेजेस होते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी कोड लिखते हो, उसे पैकेजेस में कन्वर्ट करके आप उसे शेयर कर सकते हो, ताकि दूसरे लोग उसका यूज कर पाए। और जिसने शेयर किया होता है उसके प्री बिल्ड चीज़ों को आप यूज करना चाहते हो तो आप सिंपली वो पैकेज आप ले लो, उस पैकेज को आप इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में, देन आफ्टर दैट आप उसका यूज भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड रहता है कि आप किस तरीके से उसका यूज करना चाहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपने रिएक्ट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। रिएक्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एनपीएम की ही हेल्प से आप वो सारी चीजें कर रहे होगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये एक बेसिकली यूआई आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली मैंने बताया कि npm i भी आप लिख सकते हो और npm install react भी लिख सकते हो। कमांड लाइन में जाके आपका वो सारी चीजें हो जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल मैंने जैसे फिगलेट के बारे में आपको बताया था, तो मैं फिगलेट पे चला जाता हूँ। फिगलेट क्या होता है, ये बेसिकली आपको कई तरीके के कैरेक्टर्स प्रिंट करता है, जो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके, बैकवर्ड स्लैश, कई चीजें होती हैं, उसका यूज करके आपको कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा। अभी मैं दिखा रहा, एक मिनट, ये देख सकते हो कुछ इस पैटर्न में वो आपको चीजें दिखा रहा होगा। इसमें ये डैश 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 का यूज करके, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कुछ ऐसे स्टाइल्स में वो आपका जो भी आप वर्ड लिखोगे या कोई भी कैरेक्टर्स लिखते हो तो वो उसको इस फॉर्मेट में किसी भी वर्ड को प्रिंट करता है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। फिगलेट का ये काम होता है। तो ये आपको इस तरीके का, ये आपको किसी ने इसका कोड लिखा होगा ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए, ठीक है, कि इस फॉर्मेट में चीजें प्रिंट हो। इसका कोड किसी ने पहले लिखा है, उस कोड को हम लोग यूज करने वाले हैं। सिंपली आपको यूज करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हो कि आप सिंपली npm इंस्टॉल फिगलेट भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसका शॉर्ट फॉर्म आई भी लिख के इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इनिशियल लेवल पे मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो यही मैं फिगलेट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर है आप उसमें आपको इंस्टॉल करना। आपको स्क्रीन दिख रही है ना VS कोड की? ठीक है, दिख रही है सर। मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल फिगलेट करता हूँ, और आप लोग नोटिस करोगे अभी देखो इस फिगलेट के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल नल है, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस फिगलेट को इंस्टॉल करता हूँ। देखने मैंने प्रेस एंटर किया, इसने मुझे क्या प्रोवाइड किया, कमांड लाइन टूल प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पैकेज है इसमें सिंपली मुझे अगर इस चीज को फिगलेट को चाहिए तो मैंने सिंपली यहाँ पे कमांड लिखा है, देन एडेड 1 पैकेज इन 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकंड में वो पैकेज मेरे इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। अब आप जैसे ही फिगलेट के अंदर जाओगे आपको कई फाइल्स यहाँ पे दिखने लगेंगी। पहली फाइल मुझे नोड मॉड्यूल्स की दिख रही है,
दूसरा एक और फाइल मुझे दिख रहा है पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन का। ठीक है, एक और फाइल मुझे दिख रहा है पैकेज डॉट जेसन का। ठीक है, ये कुछ फाइल्स मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जेसन फाइल्स आया, ऑब्जेक्ट फाइल जिसको आप बोल सकते हो, जेसन फॉर्मेट में है। और ये एक फोल्डर आया है नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या हैं, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं पहले। नोड मॉड्यूल्स बेसिकली क्या काम करता है? नोड मॉड्यूल्स आपके पैकेज जो भी आपने फिगलेट इंस्टॉल किया है, ठीक है, ये इस पैकेज की इंफॉर्मेशन होती है नोड मॉड्यूल के पास। और साथ ही साथ इस फिगलेट को इंस्टॉल करते समय कुछ सब डिपेंडेंसीज होती हैं, वो भी नोड मॉड्यूल्स के पास उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। ये सारे के सारे आपने जितनी भी चीजें डाउनलोड किया हुआ है, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीजें होंगी, वो सब के सब इंफॉर्मेशन नोड मॉड्यूल्स के पास होता है। आपको मैं ये चीज दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे, आपके पास 3 फाइल्स आएंगी। पहले होती है नोड मॉड्यूल्स, दूसरा होता है पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन, और तीसरी एक फाइल आती है पैकेज डॉट जेसन के नाम से। नोड मॉड्यूल्स क्या होता है? नोड मॉड्यूल्स फोल्डर्स कंटेन एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी डिपेंडेंसीज जो भी इंस्टॉल्ड हुई हैं, जैसे आपने फिगलेट इंस्टॉल किया है, ठीक है, आपने अभी अभी फिगलेट इंस्टॉल किया है, आप देखोगे कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये फिगलेट नाम का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया, और फिगलेट की भी कुछ सब डिपेंडेंसीज हैं जो यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और उस फिगलेट को भी इंस्टॉल होने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज लगी होंगी, वो भी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। तो नोड मॉड्यूल्स, जो भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, जो भी आपके पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद उसकी जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारे के सारे इस फोल्डर नोड मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। Node modules, basically node modules folder contain every installed dependency for your project। आपके प्रोजेक्ट के लिए जितने भी डिपेंडेंसीज है, सब की सबको डिपेंडेंसी को स्टोर करता है, कंटेन करता है नोड मॉड्यूल्स। पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन नाम की एक फाइल होता है। इट रिकॉर्ड द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसी। पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन क्या करता है? ये जितने भी आपकी इंस्टॉल डिपेंडेंसीज है, उन सभी का एग्जैक्ट वर्जन इंस्टॉल मतलब रिकॉर्ड रखता है, एग्जैक्ट वर्जन का रिकॉर्ड रखेगा, इंक्लूडिंग सब डिपेंडेंसीज एंड देयर वर्जन्स। और उनके जो सब डिपेंडेंसीज रहेगा उनका भी रिकॉर्ड रहेगा, और उनके भी वर्जन का रिकॉर्ड इस पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन के पास होगा। इट रिकॉर्ड्स द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसी इंक्लूडिंग इट्स सब डिपेंडेंसी एंड देयर वर्जन्स। इसको भी आप देख सकते हो कि पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन के पास आप जैसे ही जाओगे, तो आप देखोगे कि इसने क्या रिकॉर्ड रखा हुआ है, कि इसने बता रहे फिगलेट डायरेक्टरी है, और इसमें क्या कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हुआ है नोड मॉड्यूल्स में, फिगलेट है, उसका वर्जन की भी इंफॉर्मेशन उसने रखा हुआ है। ठीक है, और भी काफी इंजन इंफॉर्मेशन कि आपका नोड कौन सा करेक्ट वर्जन पे, उसका भी उसने बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन के पास इंस्टॉल्ड होगी। ठीक है, और नोड मॉड्यूल्स बेसिकली इंस्टॉल डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर कंटेन्स एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी फॉर योर प्रोजेक्ट। जो भी डिपेंडेंसी आपकी इंस्टॉल्ड हुई है, उन सभी का फोल्डर्स को कंटेन करके रखेगा। पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन क्या करता है? इट रिकॉर्ड्स द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी। जो भी डिपेंडेंसी आपके में इंस्टॉल हुई है, उनका एग्जैक्ट वर्जन और उनके सब डिपेंडेंसीज का भी एग्जैक्ट वर्जन भी रखेगा पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन। और एक तीसरी फाइल होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है पैकेज डॉट जेसन के नाम से। ये बिल्कुल सिमिलर है पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन के, बट ये क्या करता है? द पैकेज डॉट जेसन फाइल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल मेटाडेटा। ये क्या कंटेन करता है? डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल मेटाडेटा को कंटेन करता है। मेटाडेटा इट मींस डेटा अबाउट डेटा, जो कि डेटा के बारे में बताता है अबाउट अ प्रोजेक्ट, सच एज उसका नेम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसकी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन के पास होता है। बिल्कुल सिमिलर है पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन के, बट ये फंक्शनल मेटाडेटा को भी रखेगा, उसके डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को भी रखेगा। आप देख सकते हो ये आपका पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन फाइल है, और ये आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जिसने क्या किया है कि उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उसका एग्जैक्ट वर्जन उसने बताया कि फिगलेट का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो सारी चीजें पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन में रहेगा।
और एक चीज लास्ट है कि आप जब भी अपना कोड किसी को शेयर करो या गिटहब पे पुश करो, तो उस दौरान पे आपको इस नोड मॉड्यूल को सेंड करने की कोई नीड नहीं होती है। इस नोड मॉड्यूल, क्योंकि ये काफी लॉन्ग फाइल होती है, फोल्डर है, और इसके अंदर काफी हैवी मेमोरी स्टोर होती है, काफी चीजें इसमें होती हैं। तो हम जब भी अपना कोड किसी को शेयर कर रहे हो या मतलब या गिटहब पे पुश कर रहे हो अपने कोड को, तो इस नोड मॉड्यूल्स को हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है, तो इस नोड मॉड्यूल्स को आसानी से हम लोग पा सकते हैं। वो कैसे पाएंगे वो अभी हम दिखाएंगे। उससे पहले हम क्या बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे फिगलेट नाम का पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है वो चीज यहाँ पे है। अब देखो, क्योंकि हमने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है, अब इस पैकेज को मुझे यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। वो फाइल आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली हम लोग index.js के नाम से ही उसको क्रिएट किया करते हैं। तो आपको पहले इस फोल्डर के अंदर आप index.js नाम का एक फाइल क्रिएट करो, क्योंकि हमें वो चीज प्रिंट करनी है, index.js नाम का, ठीक है। ये index.js नाम का यहाँ पे आपको फाइल यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको ओपन करो। और अब आपको यहाँ पे फिगलेट का जो भी आपने यूज किया उसे आपको रिक्वायर करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट उसको हम यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए, क्योंकि ये पैकेज है और इसको यूज करने का तरीका यहाँ देखो बताया गया डॉक्यूमेंटेशन पे, मैं इसी कोड को सिंपली यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। और मैं इसको समझाता हूँ कि ये कोड में है क्या। एक मिनट। सिंपली यहाँ पे देखना, हमने इस पैकेज को रिक्वायर किया हुआ है, क्योंकि ये पैकेज हम रिक्वायर कर रहे हैं, ये हम बाहर से हमने npm से डाउनलोड मारा है, तो इस पे डॉट और फॉरवर्ड स्लैश आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। आप सिंपली लेट फिगलेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जहाँ पे चीज रिक्वायर हो रहा है, और आप फिगलेट नाम के पैकेज को आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसको रिक्वायर करने के लिए आपको ये चीज फिगलेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समवन वांट्स टू ज्वाइन द मीटिंग। अब कौन आया? ठीक है। अब आप ये चीज समझना कि आपको फिगलेट नाम का पैकेज यहाँ पे रिक्वायर किया आपने, ठीक है। इस लाइन से आपने उस चीज को रिक्वायर किया हुआ है। अब उसको यूज कैसे करेंगे, सिंपली आपने फिगलेट लिखा हुआ है, फिगलेट और फिर आपने जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, जो भी आपको प्रिंट कराना है, वो चीज आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे सपोज हमें हेलो वर्ड अभी दिखाना है, उस फिगलेट फॉर्मेट में हेलो वर्ड प्रिंट हो। और एक और चीज जिसमें हमने पास किया हुआ है कि एक फंक्शन पास किया है जिसमें दो चीजें हैं, एक एरर है, एक डेटा है। अगर एरर, इफ कोई एरर आता है इसको अगर रन होते समय, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है। और उसके बाद वो जो भी एरर है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट dir की बात हमने किया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट पूरा प्रिंट होगा, और अगर कोई भी एरर आएगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और अगर कोई एरर नहीं आता है तो सिंपली जो भी हमारा फिगलेट से डेटा जो रहेगा वो सिंपली यहाँ पे डेटा हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। इसको कैसे वो उस फॉर्मेट में चीजें रन हो रही हैं, मतलब उस फॉर्मेट में कैसे ये प्रिंट होगा, उसका कोड हमने नहीं लिखा है, बस हमने एक पैकेज को इंस्टॉल किया है। अब इसको भी रन करने के लिए सिंपली हम नोड लिखेंगे, क्योंकि हम फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर ही है। और जिस फाइल का नाम था, सपोज ये index.js नाम की फाइल है, आप उसे लिखोगे और आप देखोगे कि आपका हेलो वर्ड किस फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है। और अगर मैं इसको अगेन इसको रन करके दिखाऊं तो आपको फिर यहाँ पे दिखेगा कि ऐसे फॉर्मेट में ये चीजें यूज कर रहा है। बेसिकली ये जो प्रिंट होने का जो कैरेक्टर को जिस फॉर्मेट में वो प्रिंट कर रहा है, इसका कोड मैंने नहीं लिखा, ये कोड ऑलरेडी प्रीबिल्ट किसी ने लिखा हुआ था, जिसने पैकेज फॉर्मेट में उसको npm में डाला, npm से हम लोगों ने इंस्टॉल किया और फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। यही काम होता है npm का, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ये तीनों फाइल्स के बारे में बता दिया कि इस डायरेक्टरी को कैसे हम लोग मतलब इसके अंदर जब भी हम लोग किसी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन आएगा और पैकेज डॉट जेसन नाम की फॉर्मेट फाइल आएगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब भी कोड शेयर करना है तो आपको इस नोड मॉड्यूल्स को शेयर नहीं करना है। अगर सपोज मेरे पास पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल है, तो ये नोड मॉड्यूल्स को हम जब चाहें तब ले आ सकते हैं।
इसको ले आने के लिए सपोज अभी के लिए मैं इस नोड मॉड्यूल्स को सपोज यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि नोड मॉड्यूल्स का यहाँ से जो भी फोल्डर था वो यहाँ से डिलीट हो गया है। अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं तो ये होगा नहीं, मेरे पास एक एरर दे देगा, क्योंकि ये बताएगा कि आपका नोड मॉड्यूल्स मिल नहीं रहा है, मॉड्यूल्स जो आपने डाउनलोड किया हुआ है मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल फिगलेट, क्योंकि ये बेसिकली नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही था कि नोड मॉड्यूल्स ही वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा था जो प्रोजेक्ट के लिए थे। तो अब वो डिपेंडेंसी नोड मॉड्यूल के अंदर थी और नोड मॉड्यूल को हमने डिलीट कर दिया, तो वो चीजें तो अब हमें मिलेंगी नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर हमें आपको नोड मॉड्यूल को ले आना है, अगर ये आपके पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ठीक है, अगर ये फाइल आपके पास प्रेजेंट है तो आप उस नोड मॉड्यूल को दोबारा ले आ सकते हो। उसको ले आने के लिए सिंपली आपको npm install नाम का एक कमांड रन करना होगा। ये क्या करेगा, जो भी केवल npm इंस्टॉल लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। npm इंस्टॉल करने से वो देखेगा कि आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल थी, उन सारे डिपेंडेंसीज को नोड मॉड्यूल्स के साथ वो वापस लेके आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे आ चुका है, नोड मॉड्यूल्स आ गया, आपका वन पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया है, ऐड हो गया है, ठीक है। अब आप दोबारा इस चीज को अगर आप रन करते हो सपोज नोड इंडेक्स को, तो अब आपकी ये चीज एग्जीक्यूट होगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए, इतने चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए भाई, कोई नहीं दिक्कत सर, अभी परेशानी तो समस्या? ठीक है, नहीं है। एक चीज मैं और भूल गया आपको बताना, मैंने फाइल्स तो बता दिया कि कैसे शेयर होंगी एक फाइल से दूसरे फाइल में, लेकिन वो अगर फोल्डर में होगा तो कैसे शेयर होंगी, है ना, फोल्डर भी तो बताना था मुझे। तो एक मिनट के लिए फिगलेट को साइड में करता हूँ और सपोज मैं एक और फोल्डर आपको क्रिएट कर देता हूँ। इसके मैं बाहर जाता हूँ फिगलेट के, ठीक है, मैं फोल्डर वाला भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे सपोज मैंने कैलकुलेटर डॉट जीएस नाम का एक फाइल क्रिएट किया था। अब इस फाइल को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, ठीक है, ये फाइल यहाँ से जा चुकी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसी नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक और फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपली मेक डायरेक्टरी mkdir लिखा जाता है और उसके बाद जो भी डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है आप सिंपली उसका नेम लिखो, ठीक है। जैसे मुझे अभी क्या मैं लिख दूँ, कुछ भी बताओ यार, चलो कैलकुलेटर ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर कहाँ मैंने लिख दिया, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर नाम का मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर जो कि कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर नाम का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हुआ है। इस कैलकुलेटर नाम के फोल्डर के अंदर अब मैं कुछ फाइल्स क्रिएट करूंगा। जैसे सपोज मुझे sum.js नाम का एक फाइल क्रिएट करना है जहाँ पे मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ sum.js सॉरी टच करके, ठीक है। ये एक sum.js नाम की एक फाइल क्रिएट हुई है, ओह सॉरी ये बाहर क्रिएट हो गई है, हमें इसके अंदर जाके क्रिएट करना है, ठीक है। एक मिनट, हमें पहले कैलकुलेटर के अंदर जाना है क्योंकि ये फोल्डर जिसमें है वो नोड क्लास के अंदर है, हम लोग इस फोल्डर के अंदर है, हमें कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। तो उसको अंदर जाने के लिए cd कैलकुलेटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर हैं। अब इस कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करना है sum.js नाम से, और सपोज मुझे एक फाइल क्रिएट करना है multiply.js नाम से। दो फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, बस बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये दो फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब सपोज ये यहाँ से क्या हो रहा है, इसके अंदर एक मिनट, यहाँ से हो क्या रहा है कि अब ये क्या करेगा, एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ सम नाम से, और ये बेसिकली दो चीज़ें लेगा, एक ए लेगा एक बी लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, और यहाँ से उन चीज़ों को ऐड करके सिंपली वो भेज रहा होगा, ठीक है। ए प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। ये वाला जो भी आपने फंक्शन क्रिएट किया है, आपको सिंपली वही स्टेटमेंट लिखना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स। और आपको इस सम नाम के, अब देखो, क्योंकि मुझे यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है और ये एक फंक्शन है, तो मुझे इस फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस ऑब्जेक्ट हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसके इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे इसको पास करना है, क्योंकि जो मैंने बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक फंक्शन है, अभी जो मैंने क्रिएट किया सम एक फंक्शन है, तो ये इसको कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, हम इसको इस सम नाम के फंक्शन को हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके मुझे ऐसे ही पास करना है, नहीं अगर आप ऐसे पास करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, सॉरी ये मैंने मल्टीप्लाई की जगह लिख दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई करना, सेम चीज़ है, मैंने बस मल्टीप्लाई वाले फोल्डर में सम लिख दिया था, ठीक है, फाइल में, सॉरी। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हम कर रहे होंगे, हाँ एक मिनट, इस सम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम सम नाम के एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे होंगे, मतलब भेज रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से हमने सम नाम का एक फंक्शन भेजा है और उसको एज एन ऑब्जेक्ट में पैक करके मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस कैलकुलेटर वाला जो भी चीजें यहाँ से रिटर्न हो वो app.js इस फोल्डर से हम बाहर आए, इस कैलकुलेटर नाम के फोल्डर से बाहर आए, नोड मॉड्यूल के अंदर जो app.js है वहां पे मैं इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ, इनका एक्सेस मैं वहां पे चाहता हूँ, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर अभी करना चाहूंगा तो अभी नहीं कर पाऊंगा। इसको कर कैसे पाएंगे, ये जितने भी मैं यहाँ पे सपोज अभी तो मैंने 2 ही फाइल क्रिएट किया है, सपोज कई मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होंगी, उन सभी मल्टीपल फाइल्स को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब एक्सपोर्ट करने के बाद एक मुझे क्या करना होगा, इसी के अंदर एक और मुझे फाइल क्रिएट करना होगा index.js नाम से, ठीक है। index.js वो इन सभी फाइल का सेंटर पॉइंट होगा जहां से डेटा जा रहा होगा, इन सब से तो जाएगा ही, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर मैं पूरे की पूरी डायरेक्टरी को एक्सेस करूंगा और उस डायरेक्टरी के अंदर वो index.js नाम का एक फाइल खोज रहा होगा, अब उसी फाइल से सारी चीजें जा रही होंगी। मैं करके बताता हूँ, एक मिनट, index.js है, अब इस पे मैंने जो भी सम और मल्टीप्लाई वाला जो भी फंक्शन लिखा है मैं वहां पे इसको रिक्वायर कर लूंगा, जैसे सम वाला अगर मैंने लिखा है तो मैं उसको रिक्वायर करूंगा, और सॉरी रिक्वायर, और यहाँ पे रिक्वायर करने के लिए मैंने बताया है कि जैसे हमें डॉट लिखना है, यानी जो भी हम वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हैं, और फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है, मुझे सम लिख देंगे, काम चल जाएगा। आपको कंफर्म करने के लिए आप इस पे हवर करोगे, वो आपको लोकेशन बता देगा कि नोड मॉड्यूल्स कैलकुलेटर के अंदर आप सम को एक्सेस करना चाह रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप सॉरी आपने इसे एक्सेस कर लिया, देन आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई वाले फाइल को भी आप यहाँ पे रिक्वायर करोगे, आप दोनों चीजों को यहाँ पे रिक्वायर करोगे, और ये वो सेंटर पॉइंट होगा जहां से आपके सारे फाइल्स ट्रांसफर होंगी दूसरे फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। मैं इसको करके अगर दिखाऊं तो डॉट और यहाँ से मल्टीप्लाई नाम से मैंने एक यहाँ पे फाइल क्रिएट किया हुआ है, आप इस पे हवर करोगे उसकी भी लोकेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर नाम से मैं क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एरे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है, अब एरे में ही ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक सम नाम का और एक मल्टीप्लाई नाम का, इसको एरे में ही मैं इसको पास आउट कर देता हूँ। आपको जितनी भी फाइल्स रहेंगी उसको इसी तरीके से मतलब एरे में डालना है, और एक एरे का नाम देना है, आपको उस एरे को वहां से एक्सपोर्ट करना है। ये काम आपको हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और अब आपको कैलकुलेटर को एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है, कैलकुलेटर को एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से। आई होप आपको ये सारी चीजें मेरी समझ में आ रही होंगी। किसी भी दूसरे फोल्डर से अगर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उस फोल्डर में क्या काम करना है, जो भी छोटे छोटे फोल्डर्स फाइल्स रहेंगे उसको, उसमें आपको डेटा लिखना है, जो भी मॉड्यूल्स आप लिखोगे उसके बाद एक सेंटर फाइल बनेगी, उस सेंटर फाइल index.js के नाम से होगी,
और उसमें आप जितने भी उस फोल्डर के अंदर आपने जितने भी फाइल्स में जो जो मॉड्यूल्स लिखे हैं उन सभी को उस सेंटर फाइल्स में आपको एक्सपोर्ट रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, और फिर वहां से आपको उन सभी फाइल्स को एक एरे में कंबाइन करके उस एरे को आपको एक्सपोर्ट कर देना है, जो मैंने यहाँ पे किया है। यही प्रोसेस आपको हर बार करना है। अब देखिए मैंने इतना काम कर दिया, ठीक है। अब हम इस कैलकुलेटर नाम के फोल्डर से हम बाहर आते हैं, क्योंकि मैं इस फोल्डर से बाहर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं सपोज इस app.js में हूं, क्योंकि मुझे इस app.js को ही रन करना है और इसके बाद ही चीजें को देखना है, ठीक है। ठीक, इस सीडी अब मैं इस नोड क्लास के अंदर हूं। आप नोटिस करोगे कि अब इस नोड क्लास के अंदर मैं इस app.js के अंदर हूं, ठीक है। अब मुझे यहां से सारी चीजों को रिक्वायर करना है। अब वो मैं कैसे करूंगा वो आप देखना। तो इसको करने के लिए सेट, अब मैं यहाँ से सपोज कैलकुलेटर को ही मैं उसको नाम दे देता हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है। और कैलकुलेटर नाम का मेरे पास एरे बेसिकली आएगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे रिक्वायर कर रहा हूँ। किसको रिक्वायर करना है? अब कि मुझे पूरे के पूरे फाइल को फोल्डर को सॉरी पूरे के पूरे फोल्डर को रिक्वायर करना है। ये कैलकुलेटर नाम का फोल्डर इस नोड मॉड्यूल के अंदर ही है। तो आपको फिर देन वही काम करना है, डॉट लगाना है और फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब होता है कि आप जो वर्किंग डायरेक्टरी में हो उसी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही कोई फाइल या फोल्डर को आप लेना चाह रहे हो, और सिंपली उस फोल्डर का नेम इस बार आपको लिखना है कि आप कैलकुलेटर नाम के फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हो। यहाँ पे इससे आपके पास सारे के सारे फोल्डर का एक्सेस आ जाएगा, उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो आ जाएगा। अब आप जैसे इस पे हवर करोगे ना, आप देखोगे कि वो डायरेक्टली index.js को पॉइंट कर रहा होगा। ये देखो, ठीक है। आप देखोगे कि सी ड्राइव के अंदर Node.js क्लास के अंदर कैलकुलेटर पे वो इंडेक्स को ही देख रहा है। आपको इसी तरीके से काम करना है कि आपका वो सेंटर फाइल जो है वहीं पे वो डायरेक्ट एक्सेस कर पाए, तो वो उसी चीज को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है। आप यहाँ से आपने कैलकुलेटर को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, आप सिंपली console.log करा के आप चीजें को देख सकते हो कि आपके पास डेटा आ चुका है, ठीक है। कि आप कैलकुलेटर को एक्सेस करोगे और सिंपली आप उसे सेव करो और console.log कराओ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल app.js को रन करो, ठीक है। कैसे रन करते हैं? नोड लगाओगे, app.js को हम रन करेंगे, हमें कैलकुलेटर से कोई मतलब नहीं। हमने रन किया और आपके पास एक एरे रिटर्न हुआ, जिसमें पहला फंक्शन आपको बता रहा है कि पहले फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो सम नाम का ऑब्जेक्ट है, दूसरे फंक्शन के अंदर एक मल्टीप्लाई नाम का ऑब्जेक्ट है। आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। सपोज ये एरे है ना, तो एरे पे अगर आपको एरे डायरेक्ट आप डॉट सम लगा के एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एक एरर आ जाएगा। ये चीज आप नोटिस करना, हो सकता है आप लोग जब दोबारा ये चीजें कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ जाए, क्योंकि आप लोग कर सकते हो 100% करोगे, तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड होगा, ठीक है। क्योंकि ये एरे है, तो एरे है तो फिर उसके एलिमेंट पे मुझे ट्रैवर्स करना होगा। सपोज मैं इसके 0th इंडेक्स पे एक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे जो इंडेक्स पे एक्सेस करना है उस पर मुझे इंडेक्स पे जाना होगा, और फिर उसके बाद मैं सम नाम के फंक्शन को देखना चाहता हूँ। और फिलहाल मैं सम क्या देखना क्या चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट अच्छा एक बार करके इसको एक बार देखते हैं क्या आता है, ठीक है। प्रेस किया, यहाँ पे देखो ये फंक्शन आ गया, सम नाम का फंक्शन आ गया। अब इस सम नाम के फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि दो वैल्यूज को मैं ऐड कर दूं। सपोज मैं 4 एंड इस बार 5 को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपली मैं काम करना चाहता हूँ, और अगेन मैं इसे सेव करूंगा और अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, और मैं इस बार करूंगा और मुझे अपना वैल्यू मिल रहा होगा कि 9 आया है, ठीक है। यही सेम काम आप सेकंड एलिमेंट के साथ भी कर सकते हो। इसका सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है, क्योंकि ये एक एरे है, तो आपको दूसरे नंबर के उसके एलिमेंट के पास जाना होगा जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन मिल रहा होगा, और वहां पे हम मल्टीप्लाई नाम के फंक्शन को एक्सेस करेंगे, और वहां पे हमें 4 और 5 का मल्टीप्लाई देखना है। तो ये दोनों चीजें इस बार प्रिंट हो रही होंगी, और अगर आप देखोगे तो एक बार 9 और एक बार 20 आ रहा होगा। तो ये काम है, ठीक है। तो अब आपने फाइल से देखा कि दूसरे फाइल से आपका डेटा कैसे आएगा, और आपने ये भी देखा कि किसी दूसरे फोल्डर से आपका डेटा कैसे आएगा। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम फिगलेट पे अगेन चलते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। आई थिंक टाइम भी हो गया है, टाइम ओवर हो गया आप लोग का। तो अच्छा, आप इतना बता दो कि जितना भी मैंने अभी बताया बहुत आराम से बताया, क्योंकि बेसिक क्लास थी, आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई बोलेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतनी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने बताई सर एक बार
सर आज जब हम दोबारा वीडियो क्रॉसओवर करेंगे ना, तो अगर कुछ इशू रहेगा तो पूछ लेंगे, पर अभी तक तो सब सही था। हाँ, अभी तक सब सही था। इसको सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, जितनी आसानी से आपने यहाँ पे सारी चीज़ें देखा है, उतना आसान से आप कर नहीं पाओगे, ये डेफिनेटली है। ठीक है, आप अभी जब आप नोड इंस्टॉल करोगे हाँ तो मे भी आपको नोड इंस्टॉल करने में ये दिक्कत आ जाए। सबसे पहले आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल आप लोग ना सेट कर पाओ। ठीक है, तो नोड का वर्जन आपका नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आप किसी फाइल को रन कर रहे हो तो इनिशियल में आपको ये सारी प्रॉब्लम होंगी, पक्का बता रहा हूँ होंगी। ठीक है, तो एक बार जितनी चीजें स्मूथ में आप लोग अभी देख चुके हो, इसको पक्का जाके एक बार कर लेना, क्योंकि ये देखो ये बेसिक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही आपका एक्सप्रेस स्टार्ट होने वाला है। नोड का इंट्रोडक्शन लमसम लमसम खत्म ही है, थोड़ी से और 2-3 टॉपिक्स हैं। अगर आधे घंटे के टाइमिंग में और खत्म हो जाएगा, आधे घंटे से 45 मिनट के टाइमिंग में। उसी क्लास में हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जहाँ पे हम एक्चुअल में एपीआई क्रिएट कर रहे होंगे, और जहाँ पे ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें अभी हमने देखी उसका यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पक्का से कर लेना, अगर आप बैकएंड को सीरियसली लेके समझना चाह रहे हो तो। ठीक है, ये आपके लिए नया है तो डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करके ही नेक्स्ट क्लास में आप लोग आना। नेक्स्ट क्लास कल ही की डेट में होगी। ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि आपका अगर देखिए एक और चीज़ मैं अगर आपको बता देता हूँ, कल एक्चुअली में मेरी एक मीटिंग है। अगर वो मीटिंग टाइम पे ख़त्म हो जाती है तो आपकी क्लास कल होगी। अगर नहीं हो पाती है, अगर कोई इशू आ गया, तो मैं आपको कल की डेट में ही मैं बता दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अगर कल की डेट में आपकी वो मीटिंग अगर कंफर्म हो जाती है कि इतने टाइम तक चलेगी, मुझे अगर एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल गया, तो मैं आपका कल का क्लास शिफ्ट करके मैं परसों कर दूंगा। ठीक है, अगर कुछ इशू हुआ कि नहीं पहले ही हो जाएगी, तो फिर मैं आपका क्लास लूंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके सर। हाँ ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच। सर हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप सिर्फ हाइपरटेक में करते हैं कि या फिर कहीं और भी जॉब? नहीं, एक दो जगह और करता हूँ। सर हाँ तो सर सर एक बार है ना काम को कंफर्म कर दीजिए, प्रीवियस रिकॉर्डिंग साइन करें वो उन पर। हाँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।